हम दरखास्त करते हैं, इल्तमास करते हैं। I'll have to tell कि जिसको नहीं आ रही उसको भी दी जा सकती है, अलाउ है। 65 की जंग में हम अमेरिका के कलीदी एलाई थे, टीटो सेंटो के तहत। मोदी के खिलाफ बहुत ज्यादा इस वक्त भारत के अंदर आवाजें सामने आ रही हैं। वो जो डेथ बॉडी को केमिकल लगाते हैं, वो केमिकल डालते हैं, उससे लीवर फैक्ट करता है, उससे गुर्दे फैक्ट करते हैं। Well, I see this thing as a great positive initiative, a great step. मॉनसून का एक और स्पेल जमकर बरसने को तैयार। आजाद कश्मीर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बारिश से सुबह का आगाज। पंजाब, केपी और कश्मीर में 31 जुलाई तक तेज बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने नए स्पेल में शिद्दत के तेज होने का इम्कान जाहिर कर दिया। एनडीएमए के मुताबिक 24 घंटों के दौरान बारिश और सैलाब से मजीद 8 अफराद जाँ बहक। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी छुपाने के लिए भारत ने एक और ऑपरेशन की आड़ में जाली मुकाबले शुरू कर दिए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारत ने नया मजमूम फौजी मंसूबा ऑपरेशन महादेव शुरू कर दिया है। उधर साबिक भारतीय वजीर दाखिला ने पहलगाम हमले में पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी। कहा, पहलगाम में हमला करने वाले पाकिस्तानी नहीं, भारतीय हैं। उन्होंने भारत में ही दहशतगर्दी की तरबियत ली। पी चिदम्बरम ने भारतीय हुकूमत से सवाल किया कि अगर ऐसा है तो अब तक सबूत क्यों नहीं पेश किए गए। पंजाब असेंबली में अरकान असेंबली गुत्थम गुत्था। ऑपोजिशन और हुकूमती अरकान ने एक दूसरे को दे थप्पड़ मारे। ऑपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर ने हुकूमती रुकन हसन रियाज को थप्पड़ मारा। जवाब में हसन रियाज ने खालिद निसार को थप्पड़ मारा। कायम मुकाम स्पीकर ने दोनों अरकान को मुअत्तल कर दिया। मामला यही खत्म नहीं हुआ, ऐवान के बाहर भी ऑपोजिशन और हुकूमत के 2 अरकान उलझ पड़े। गजा की हालत इज़ार पर सऊदी अरब और फ्रांस की मेज़बानी में अक़वाम मुत्तहिदा का ख़ुसूसी इजलास। शुरा की फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत, 2 रियासती हल पर जोर। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा का सितंबर में फ़लस्तीनी रियासत को बाकायदा तौर पर तस्लीम करने का ऐलान। फ़लस्तीनी वज़ीर रियाज अल मालकी ने कहा कि हमारी रियासत का मुतालबा इंतहा पसंदी नहीं, इंसाफ है। सऊदी वज़ीर फैसल बिन फरहान ने 2 टोक मौक़िफ़ अपनाते हुए ये कहा कि अमन सिर्फ फ़लस्तीनी रियासत से ही मुमकिन है। अमरीका और इसराइल ने इजलास का बाइकॉट किया। और कराटे कॉम्बैट में पाकिस्तान की पहचान, शादेब रिंद की पुकार वज़ीर आज़म ने सुन ली। शहबाज शरीफ ने इनामी रकम मुंतकली की ताख़ीर का मसला फौरी तौर पर हल करने की यकीन दहानी करा दी। तीसरी बार कराटे कॉम्बैट के चैंपियन बनने वाले शाहजेब आज होंगे दुनिया बोल है में हमारे मेहमान। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नो बखैर राखले बशत के दुनिया बोले के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ सादिया सैमसन। उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज अच्छा हुआ होगा और जिनको नींद आ रही होगी उन्होंने कॉफी पी ली होगी। विद दैट हम दरखास्त करते हैं, इल्तमास करते हैं। I'll have to tell कि जिसको नहीं आ रही उसको भी दी जा सकती है, अलाउ है। हाँ तो अगर हो जाए ऐसा तो क्या ही बात है। बिल्कुल फैसल, मेरे जहन में एक चीज़ आ रही थी और मैं सोचते हुए ये दफ्तर आई, वो ये कि पिछले 1 हफ्ते से बहुत ज़्यादा अहम डेवलपमेंट्स हो रही है फ़लस्तीन के मामले पर ख़ास तौर पर, बात करनी चाहिए। और इस पर हमें ज़रूर ही बात करनी चाहिए। ख़ास तौर पर डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के अमेरिका के दौरे के बाद सिचुएशन क्या बनती हुई नज़र आ रही है, उसके आगे क्या डेवलपमेंट गज़ा के लिए बन रही है। अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास जिसमें ख़ास तौर पर सऊदी अरब का ये मौक़िफ़ टेकअप करना कि गज़ा की जो 2 रियासती हल है उसकी तरफ जाया जाए, जो खुद फ़लस्तीनी चाहते हैं कि इस मसले का हल होना। अच्छा, इसहाक़ डार ने तो अभी ताज़ा गुफ्तगू की है और उस गुफ्तगू में उन्होंने 2 टॉक अंदाज अपनाया है। वाज़े तौर पे कह दिया कि पाकिस्तान का इसराइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं है। और न्यूयॉर्क में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जी बड़ा कामयाब दौरा रहा है, मार्को रूबियो से मुलाकात रही है, तो इस सब पे भी हम बात करेंगे। इसके अलावा गज़ा की बात अगर हो ही रही है तो हम आपको ये भी बता दें कि फ्रांस और सऊदी अरब, जैसा कि सादे कह रही थी कि उनकी मेज़बानी में ये चीज़ होने जा रही है और 2 रियासती हल पर जोर दिया गया है। और अब इसी पे जो है ना हम इस सारी सूरत हाल पे जो इस वक्त इंटरनेशनली बनी हुई है, विद दैट हमारे पास अगर वो फुटेज है जो हम चला सकें कि जी कल हमने देखा कि एयर ड्रॉप, बल्कि परसों एयर ड्रॉप किया गया था जो गज़ा में इमदादी सामान इतने अरसे बाद पहली मरतबा वो एयर ड्रॉप किया गया और अहले गज़ा जो है उसकी तरफ भागते हुए गए और ये सारी चीज़ें हुई। तो क्या अब ये मामला एक नया रुख ले रहा है? क्या ये सोल्यूशन की तरफ जा रहा है या फिर ये एक बार फिर एक आई वॉश है? रिसेंट अभी डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान
वो उन्होंने दिया है कि गज़ा में इस वक्त भूख के डेरे हैं। तो अगर दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन शख्स ये कह रहा है और समझता है कि गज़ा में भूख के डेरे हैं, तो फिर दुनिया क्या कर रही है? इसी पे हम बात कर लेते हैं। माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राइट नाउ वी आर शोइंग द फुटेज के जहाँ पे एयर ड्रॉप किया गया और बहुत अरसे बाद गज़ा वालों को इमदाद मिली है। इसके साथ साथ अहले मिस्र जो हैं, हुकूमत तो कुछ नहीं लेकिन जो लोग हैं वो दर्द दिल रखते हैं, तो वहाँ पानी के ज़रिए वो छोटी छोटी बोतलों में अनाज भर के और वो फेंक रहे थे कि किसी तरीके से जैसे कि खुदा ताला ने अपना करम किया था नन्हे मूसा पे और वो बहते हुए किसी तरीके से जान की अमान पाते हुए एक जगह चले गए थे। इसी तरीके से मिस्र वालों ने एक बार फिर वही रविश और वही रवैया अपनाते हुए कोशिश की है कि शायद दरिया बहते हुए ये इमदाद इन लोगों तक जा ले आए। तो अली साहब, क्या समझ रहे हैं आप कि इस दिस सिचुएशन टेकिंग अ न्यू टर्न, या फिर मामला सोल्यूशन के करीब है, या फिर ये बस आई वॉश है? मैं समझता हूँ कि जी ये यकीनी तौर पे जो पूरी दुनिया में बाशऊर, गैरतमंद और इंसान दोस्त लोग हैं वो पूरी कोशिश करते हैं कि जो इसराइली जारहियत है उसको कंडेम भी किया जाए, और तो इंसानी हकूक की रोज़ाना पामाली हो रही है, सैकड़ों लोगों को रोज़ाना शहीद किया जा रहा है। उनके साथ भी खैर सगाली का रवैया भी रखा हुआ है, उनके लिए आवाज़ भी उठाते हैं और जिस तरह भी बन पड़े उन तक जो इंसानी जान को बरकरार रखने के लिए, ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए जो ज़रूरियात है पहुँचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दूसरी जानिब आप देखें कि रोज़ाना तकरीबन 70-80 के करीब लोगों को जो कि सिर्फ खुराक हासिल करने के लिए, पानी हासिल करने के लिए, जिनके विजुअल अभी आप दिखा रहे हैं, जमा होते हैं, उनके ऊपर इसराइल बमबारी करता है। तो जो हकीकत को अगर जामिया अंदाज में समझने की कोशिश की जाए तो 3 पहलू हैं। एक जानिब ये, इसमें कोई शक नहीं है कि पूरी दुनिया का हर बाशऊर, गैरतमंद और इंसान दोस्त इंसान जो है वो फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा है, उससे हमदर्दी रखता है। लेकिन दूसरी जानिब जो इसराइल है उसका कोई हाथ नहीं रोक रहा। उसके ऊपर तनकीद की जाती है, उसकी मजम्मत की जाती है अक़वाम मुत्तहिदा में और हर जगह। लेकिन सदर ट्रंप भी जो हैं वो यकीनी तौर पे ये कई बार कह चुके हैं कि वो जंगबंदी चाहते हैं। लेकिन देखें, 2 बातें हैं जिससे जंगबंदी अमल में आ सकती है, लेकिन पिछले पौने 2 साल से वो होती भी नजर नहीं आ रही। या तो ये दुनिया जो है वो माशी दबाव डाले इसराइल पर और उस पर इक़्तिसादी पाबंदियां लगा दे। देखें, ईरान के ऊपर एटमी प्रोग्राम के हवाले से कितनी सख्त मगरबी दुनिया ने पाबंदियां लगाई, लेकिन एक जानिब जबकि 60,000 के करीब जो मुसलमानों को चीन में शहीद किया गया है, तो उनके ऊपर क्यों अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारे जो हैं वो खामोश हैं, वो उनके ऊपर इक़्तिसादी पाबंदियां इसराइल पर नहीं लगाते। दूसरी बात कि अमेरिका जंगबंदी की बात तो कर रहा है, लेकिन दूसरी जानिब जो अरबों डॉलर का असलहा वो इसराइल को देता है, जो कि फ़लस्तीनियों के खिलाफ बमबारी में निहत्ते लोगों के ऊपर इस्तेमाल हो रहा है, उस पर भी तो वो पाबंदी नहीं लगा रहा। ये दूसरा पहलू है। मैं आपको एक छोटा सा कंपैरिजन करता हूँ। 65 की जंग में हम अमेरिका के कलीदी एलाई थे, टीटो सेंटो के तहत, और जंग बंद कराने के लिए 1965 में अमेरिका ने हमारे एलाई होने का कोई पास नहीं रखा था और हमारे ऊपर भी स्पेयर्स के हवाले से पाबंदी लगा दी, और बाद में उनका मौक़िफ़ ये था कि तो हम जंग बंद कराने के लिए ये पाबंदी लगाई। तो यहाँ पे आप बदकिस्मती से दोहरा मेयार बिल्कुल वाज़े है। लेकिन एक तकलीफ से हकीकत ये है कि जो मगरबी दुनिया है और जो आलमी कवानीन की जो साख है वो जिस तरह ये पिछले 2 साल से मुतासर हुई है, और मगरबी उसूलों का जो मेयार है जिस तरह एक्सपोज हुआ है, शायद पहले कभी नहीं हुआ। जी अली साहब, मेरे से जहन में ये बार बार बात आती है, वो ये कि अभी यूरोप का जो इंक्लाइनेशन है या झुकाव है थोड़ा सा तब्दील हुआ है, थोड़ा सा बट हुआ है। वो मजम्मत करने लगे हैं। फ्रांस कह रहे हैं कि सितंबर में जो है वो एक इनिशिएटिव लेना चाहते हैं। इसके अलावा और दीगर मुल्क जो हैं वो ऑलरेडी इस बात की तरफ जा रहे हैं कि जी इसराइल के ऊपर लगनी चाहिए बैन, ट्रेड बैन्स भी लगने चाहिए, और वो बार बार मजम्मत भी कर रहे हैं इसराइल जिस तरह से नस्लकुशी कर रहा है गज़ा वालों की। सो यू थिंक कि कम से कम स्लोली और ग्रेजुअली ये प्रेशर बिल्ड होगा, या आपको लग रहा है कि ये दिखावा है? मैं समझता हूँ इसके भी 3 पहलू हैं। पहली बात ये है कि बिलउमूम जो है जो मगरबी ताकतें हैं, P3 जिसको आप समझ लें, जो अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस,
जी। उन्होंने जिस तरह इसराइल की सिफारती, सियासी, माशी, दिफाई इमदाद और सपोर्ट की है, उस तरह बाकी दुनिया ने नहीं की। और उसका सबूत ये है कि जब भी कोई करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा में लाई जाती है तो यही 3 ममालिक जो हैं वो इसराइल का सिफारती दिफा भी करते हैं। दूसरी बात ये है कि ये खुशाइन बात है कि फ्रांस ने ये बात की है कि हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं और आज़ाद फ़लस्तीन की रियासत का क़याम अमल में आना चाहिए। लेकिन इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो फ़लस्तीनियों की हमदर्दी तो शायद है, लेकिन इससे ज़्यादा ये है कि आलमी ताकतों के दरमियान आपस में भी जो ताकत की यानी का एक कशमकश जारी है, उस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। इस वक्त आप देखें कि फ्रांस के अमेरिका के साथ बहुत ज़्यादा खुशगवार ट्रंप इंतजामिया के साथ ताल्लुकात नहीं हैं, और आप देखते हैं कि फ्रांस की क़यादत है, उनके इख्तिलाफात जो है अमेरिका के साथ बढ़ रहे हैं, और फ्रांस जो है यूरोप के अंदर अमेरिका के बढ़ते हुए दबाव के नतीजे में एक यूरोपीय ताकत के तौर पे उभरना चाहता है। बल्कि फ्रांस ने ये तक कई दफा कहा है पिछले चंद माह में कि अब हमें अमेरिका पर दारोमदार यूरोपीय ममालिक को अपनी सलामती के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको अपनी एक फौज बनानी चाहिए। और फ्रांस अपने एहतियार ऑफर करने के लिए तैयार है कि यूरोप की सिक्योरिटी क्या यूएस बीइंग नॉट द ओनली के अंदर चैलेंज करना चाहता है, क्या यूएस नॉट बीइंग द ओनली सुपर पावर नाउ, हम अभी भी ये समझें कि जब तक कि अमेरिका नहीं चाहेगा गजा का मसला हल नहीं होगा? देखिए, दो पहलू। एक बात मैं कुछ ये मुकम्मल कर लूँ कि फ्रांस है बुनियादी तौर से अपना मफाद ये है कि वो यूरोप की सियासत के अंदर अमेरिका के एक मुतबादिल ताकत के तौर पे तमाम ममालिकों के सामने आना चाहता है। इसलिए वो यूरोप का मिडिल ईस्ट के अंदर भी अमेरिका से हट के एक मुख्तलिफ पॉलिसी ले रहा है, ताकि मुसलमान और अरब ममालिक भी उसको एक उभरती हुई मुतबादिल पावर के तौर पर रिकॉग्नाइज। दूसरी बात ये है कि जो अमेरिका का असर रसूख इसराइल पे है उतना किसी और का नहीं है, 4 एतबार से। सियासी एतबार से, सिफारती एतबार। देखिए, 80 से ज्यादा दफा जब से अक़वाम मुत्तहिदा बनी है अमेरिका ने वीटो का हक इस्तेमाल किया है सिक्योरिटी काउंसिल, और उसमें से 40 से ज्यादा दफा उसने इसराइल के दिफा में वीटो का हक इस्तेमाल किया। तो सिफारती जो प्रोटेक्शन है, जब भी उनकी मजम्मत में कोई करारदाद लाई जाती है अक़वाम मुत्तहिदा में, तो अमेरिका उसको वीटो कर देता है। इसके बाद इसराइल का हर तैयारा, हर बम, हर मिसाइल, हर हथियार जो है वो अमेरिका का दिया हुआ है, और उसकी इक़्तिदार में कोई कमी नहीं आ रही। तीसरी बात ये कि जो माशी एतबार से इसराइल और अमेरिका के ताल्लुकात हैं वो इंतहाई करीबी और अहम है। अगर अमेरिका सिफारती, सियासी, माशी, दिफाई दबाव डाले तो यकीनी तौर पे इसराइल उसको इग्नोर नहीं करेगा, लेकिन जितना असर अमेरिका का है उतना करेंगे। लेकिन इसके इम्कानात में कम बदकिस्मती से इसलिए देख रहा हूँ कि जो सेहूनी लॉबी का असर रसूख अमरीकी सियासत के अंदर दाखिली सतह पे भी है, वो मैं समझता हूँ किसी और का शायद नहीं है, जिसकी वजह से अपने जाती सियासी मफाद में भी कोई अमरीकी सदर आपको ऐसा नजर कि वो जो सेहूनी असर रसूख है उससे बालातर इसराइल पर आलमी कवानीन और इंसानी हकूक के तहत दबाव डालना कंसिडर कर। अली साहब, आई एम जस्ट गोइंग थ्रू जो इस वक्त लेटेस्ट सिचुएशन है। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू के बराबर में बैठ के ये बात की है, अंग्रेजी में मैं कोट कर रहा हूँ, देयर इज रियल स्टारवेशन, यानी असली भूख का मसला है गाजा में। साथ उन्होंने ये भी कहा है कि दोज चिल्ड्रन लुक वेरी हंग्री, दैट्स रियल स्टारवेशन स्टफ। सो नाउ कमिंग फ्रॉम द माउथ ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, हम आने वाले दिनों में कम से कम ये देख सकेंगे कि भाई 2 रियासती हल हो ना हो एक तरफ, जंग बंदी हो ना हो एक तरफ, लेकिन जो इसराइल का मौक़िफ़ रहा है, जो उनके वुज़रा का मौक़िफ़ रहा है, एंड सैडली जो उनके वहाँ का भी मौक़िफ़ रहा है कि गज़न्स बच्चों को शील्ड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, इसलिए अगर हम बच्चों को स्नाइप कर रहे हैं तो दैट्स अ कोलैटरल डैमेज। क्या हम कम से कम इस फाशिज्म में कमी देख सकते हैं? देखिए, बहुत अहम सवाल किया आपका। मुख्तसर और इसका मुमताज जवाब ये है कि जो जुल्म सितम फ़लस्तीनियों के ऊपर किया जा रहा है गजा में, वो इसराइली मसली का हिस्सा है कि उनको मजबूर किया जाए कि वो अपने रियासती क्लेम से, खुद मुख्तारी के क्लेम से, आज़ादी के क्लेम से दस्तबरदार हो जाए कि या तो आप जिंदा रहेंगे या आप आज़ाद रहेंगे, आप एक बात का चुनाव कर लें। लेकिन अभी तक कोई ऐसी
चीज सामने नहीं आई जिसके तहत वो अपनी आज़ादी और खुदमुख्तारी पे इतने ज्यादा जुल्म और शहादतों के बावजूद फलस्तीनी दस्तबरदार होने के लिए तैयार नजर आए। देखें, जो हजारों शहादतें उन्होंने एक्सेप्ट की हैं, वो क्यों की हैं? वो इसीलिए अपने हुकूक, अपनी आज़ादी सारी के लिए की है। अगर उनको बेदखल किया जाए, उनको खाना पीना दिया जाए इस कीमत पे कि आप अपने आज़ादी, खुद मुख्तारी और रियासती हुकूक से दस्तबरदार हो जाएं, तो फिर तो वो इसका मतलब है उन्होंने हथियार डाल दिए। लेकिन इतनी ज्यादा कुर्बानियां और मुसीबतें उठाने के बावजूद आपको नजर नहीं आता कि वो अपने खुद मुख्तारी और अपने इंसानी हुकूक और अपनी आज़ादी हक से महरूम होने के लिए तैयार हैं। ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे। और बहुत ही सिचुएशन इस वक्त अभी भी ग्रिम है, लेकिन वी ऑल नो कि चीज़ें तब्दील हो रही हैं। सवाल अभी भी वही है कि क्या ये सिचुएशन वैसे की वैसे ही रहेगी, क्या तब्दील होगी? वही आखिरी जो मेरा कमेंट था कि हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यही था कि गज़ा में जो रहने वाली औरतें, बच्चे जो भूख से मर रहे हैं, आप उनको जब देखते हैं, उन छोटे छोटे बच्चों की पसलियाँ, हड्डियाँ आपको नज़र आ रही हैं, उनके जिस्म पर कोई मसल नहीं है, उनके जिस्म पर गोश्त नहीं है। आपको पता चलता है कि इनको शायद दिनों से खाने नहीं मिला। मतलब एक वक्त के खाने की मैं बात नहीं कर रही, उन बच्चों को एक वक्त के खाने की मैं बात नहीं कर रही, उनको 5 दिन बाद एक दिन खाना मिलता है, उनको भी एक वक्त का खाना मिलता है। दैट्स 5 दिनों बाद हर बच्चे को एक दिन में एक ग़िज़ा मिलती है। ये हाल है इस वक्त गज़ा का। तो ऑलराइट, तो अब इस पे सऊदी अरब और फ्रांस की सरबराही में जो मामलात हो रहे हैं, क्या वो एक ताज़ा हवा का झोंका हो सकता है? गिव गॉट आवर सीनियर का पर्सन अब्सा कोमल विद अस। अब्सा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये अब जो चीज़ हो रही है, कॉन्फ्रेंस तो जारी है, आप समझती हैं इसका कोई सोल्यूशन, कोई काबिल कबूल हल निकल आएगा इससे? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग आप दोनों को, और बहुत शुक्रिया मुझसे इस मौजू पे बात करने के लिए। मैं समझती हूँ कि अब मामला जिस नहज पे पहुँच गए हैं, ये उसी की अक्कासी है कि इस फोरम पे मामला डिस्कस हो रहा है दो रियासती हल फ़लस्तीन के मसले का, क्योंकि इस किस्म का हमें एक कंसेंसस भी नज़र नहीं आता था जो अभी हम देख रहे हैं। ये AFP ने रिपोर्ट किया है कि कम से कम 142 जो मेंबर स्टेट्स हैं अक़वाम मुत्तहिदा की, वो इस बात के ऊपर कायल हैं कि फ़लस्तीन को तस्लीम करना होगा। फिर हम देखते हैं फ्रांस का एक मौक़िफ़ तो हमारे सामने है, साथ ही वो इस वक्त बरतानिया की तरफ भी देख रहे हैं, जहाँ से भी इत्तलात ये हैं कि तकरीबन को 200 MPs हैं बरतानवी, जो बरतानवी वज़ीर आज़म को इस बात पे कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक इंटायरली मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल है डोनाल्ड ट्रंप का। फ्रांस का जो मौक़िफ़ है उससे वो मुखालफत करते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि फ्रेंच प्रेसिडेंट का जो एक स्टेटमेंट था उस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि वो अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनकी इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता। मेरी राय इस मामले पे ये है कि मामलात जो फ़लस्तीन में इस हद तक, इस नहज तक पहुँच चुके हैं कि इसके ऊपर सबका एक साथ बैठना बहुत ज़रूरी हो गया था। अगर आपने फॉलो किया हो तो जो अमरीकी अखबारात हैं, जो वेस्ट से शाया होने वाले अखबारात हैं, वो इससे पहले नस्ल कुशी के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन अब वो फ़लस्तीनियों के लिए नस्ल कुशी के अल्फाज भी इस्तेमाल करना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अब बहुत सारी बातें खुलकर सामने आ चुकी हैं। बज़ाहिर मुझे ऐसा बज़ाहिर तो हमें नज़र आता है कि दुनिया इस मामले को एक संजीदा हल निकालने की तरफ जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ इसके नतीजे में मुझे नज़र आता है कि एक बीच का रास्ता हो सकता है निकाला जाए। हमास की प्रेजेंस के हवाले से या एक्सेप्टेंस जो फ़लस्तीन में है वो बहुत से लोगों की आंखों में खटकती है, तो उसको ख़त्म करना एक इसके हल के तौर पे समझा जा सकता है। इसके जो भी नताइज निकलेंगे उसमें देखा जा सकता है। दूसरी बात है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात को अरब ममालिक के जो हैं, और पहले भी कोशिशें हो रही थी, आप सब जानते हैं इस जंग से पहले, सो उसको नॉर्मलाइज़ करना भी एक मकसद हो सकता है। लेकिन ओवरऑल अब हालात जिस नहज के ऊपर, जुल्म सितम जिस नहज के ऊपर पहुँच चुका है, उसके बाद एक फेस सेविंग इसराइल को देना भी एक मकसद हो सकता है। इसकी इंटेंट को क्वेश्चन करना एक हद से ज़्यादा यहाँ पर मेरा मकसद नहीं था, लेकिन ये नज़र आता है कि कोई ऐसा नतीजा तो नहीं नज़र आएगा जो एक विन विन हो फ़लस्तीनियों के लिए, लेकिन फिर भी इसको देखा जा सकता है जिस कदर जुल्म हो रहा है उसका एक इदराक इस आला फोरम के ऊपर ज़रूर हम कह सकते हैं कि हो चुका है। बिलखुसूस अमेरिका का अब इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल होगा वो काफ़ी हद तक फैसला कुन होता है। दोनों ममालिक ईरान और इसराइल के दरमियान जो एक जंग की सूरत हाल थी उसको ख़त्म कराने के लिए भी मरकज़ी किरदार अमेरिका ने अदा किया। बहुत सारे एनालिस्ट इसको एक हंगामी इजलास भी तस्वर कर रहे हैं और इसको एक माइलस्टोन कह रहे हैं, बट पाकिस्तान का आप इसमें क्या किरदार देखते हैं?
देखिए, पाकिस्तान का तो पहले दिन से बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ है। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो अपने शहरियों को इसराइल सफ़र करने पे की पाबंदी लगाए बैठा है, और हमारे तो पासपोर्ट के ऊपर ये लिखा है कि पूरी दुनिया में ये पासपोर्ट वैलिड है इसराइल के अलावा। तो हम तो बिल्कुल इसराइल की एग्जिस्टेंस को तस्लीम नहीं करते और इसको काबिज़ समझते हैं फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर। लेकिन ज़रूर देखना होगा कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार जो इसके अंदर शरीक होंगे, वो इससे पहले ये बात कह चुके हैं कि वो इस फोरम के ऊपर भी पाकिस्तान का जो एक देरीना मौक़िफ़ है फ़लस्तीन के हवाले से उसको दोहराएंगे। फिर हमने देखा कि ये जो जंग की सूरत हाल थी, गज़ा में ख़ुराक ले जाने के ऊपर भी पाबंदी थी, तो उस हवाले से भी पाकिस्तान अपना किरदार अदा करता रहा, या ख़ुराक की इमदाद वहाँ पर भेजने के हवाले से। फिर इस दौरान जो भी आलमी फोरम्स पे थे उसमें आप ये ज़रूर हम देखते आए हैं कि पाकिस्तान मसला कश्मीर के हवाले से बात करते हैं, अपने देरीना हल तलब मामलात के हवाले से, और साथ साथ मसला फ़लस्तीन पाकिस्तान के लिए एक अवलीन मौजू होता है। सो एक देरीना असूली पाकिस्तान का मौक़िफ़ है इस मामले पे, जिसको हम दोहराते हैं, और ऐसा ही नज़र आता है कि इसहाक़ साहब हमारे साथ मौजूद, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाना। लेट्स बिगिन आज का सियासी नाश्ता भी, और सादिया आज का सियासी नाश्ता जो है ना वो पड़ोस से है जी। क्या धुआं उठ रहा है, वो कहते हैं ना ये धुआं कहाँ से उठता है, ये धुआं भारत की पार्लियामान से उठता है। उनको हिंदी में वो संसद कहते हैं। क्या कमाल काम हुआ है जनाबे वाली का। और पहले तो हम आपको ये दिखाते हैं कि जो उनके राजनाथ सिंह हैं, वज़ीर बराए लीमू मिर्ची, सॉरी वज़ीर बराए जो भी हैं वो, तो उन्होंने कल वो उठे और उन्होंने कवर अप करने की कोशिश की, और उसके बाद उनके साथ क्या हुआ, पहले आपको राजनाथ सिंह का बयान सुनाते हैं, ज़रा सुनाइए। कितना झूठ बोलते हैं यार ये लोग, कितना झूठ बोलेंगे। अच्छा, और आपको पता है सादिया, एक काउंट एक आया है डोनाल्ड ट्रंप ने, आप बताएं अंदाज़न कितनी बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा होगा कि मैंने सीज़ फायर कराया, एक अंदाज़ा? And I actually know the number. I actually know the number, so I can't, मैं fake नहीं कर सकती इसको, लेकिन कितनी बार? I think more than 25 times. 27 times. 27 मरतबा। अच्छा, इस पे ना सादिया एक जो अपोजिशन मेंबर हैं पार्लियामेंट के, उन्होंने फिर कैसे सवाल किए वो जरा सुनाइए, सोचें। और उस पे फिर साबिक वजीर दाखिला पी चिदम्बरम, उन्होंने तो जलती पे तेल और पता नहीं क्या क्या काम कर दिया है। नमक पाशी, जितने भी इस तरह के मुहावरे होते हैं ना, वो सब उन्होंने पूरा। चिदम्बरम ने ये कह दिया कि भाई आपने पाकिस्तान पे कैसे शक कर लिया, आपके अंदर से, भारत के अंदर से ये कार्रवाई डली है। सोचें आप, घर के बेदी ने क्लियरली ये बोला कि भारत के अंदर से ये दहशतगर्दी हुई है, और आप ये एविडेंस सामने नहीं लेकर आ सके कि पाकिस्तान इसमें कैसे इन्वॉल्व था। होम ग्रोन टेररिज्म का उन्होंने बात की है जनाब। तो इसी पे अब साहब आपसे बात कर लेते हैं। जो कुछ हुआ है उसके बाद से मोदी सरकार के खिलाफ मुतअद्दिद आवाजें भारत के अंदर से उठ रही हैं, और पी चिदम्बरम ने भी इसको फॉल्स फ्लैग कह ही दिया है ना। इस किस्म के पैगामात से जो है वो हम क्या समझें, मोदी सरकार की जो कारकर्दगी बताई जा रही है, दिस इज अ ग्रेव सिचुएशन इन इंडिया राइट नाउ। राइट, बिल्कुल। मोदी की हुकूमत के खिलाफ मोदी के खिलाफ बहुत ज़्यादा इस वक्त भारत के अंदर आवाज़ें सामने आ रही हैं। वो इस वजह से कि जब झूठ बोला जाता है और अपने लोगों को हक़ाइक़ से दूर रखा जाता है, तो फिर कभी ना कभी तो वो हक़ाइक़ सामने आते हैं। अब जब डोनाल्ड ट्रंप कई बार ये 5 तैयारों का नंबर दे चुके हैं अपनी बयानात के अंदर, वो कहते हैं कि भारत के 5 तैयारे गिराए पाकिस्तानियों ने, तो मेरे ख्याल से भारत को बहुत सुबकी होती है। और अब कुछ हौसला उनके जो ख़ुद भारतीय हैं उनके अंदर ये पैदा हो रहा है, जिसका अभी आपने भी हवाला दिया कि हर लेवल से ये बात की जा रही है कि कोई हक़ाइक़ तो हैं जो मोदी ने हमसे छुपाए। मुझे ये नज़र आता है कि पाक भारत कशीदगी के हवाले से जो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मोदी ने किया था, उससे वो कुछ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करना चाहते थे अपने मुल्क में भी, उसके बाहर भी, बैरूनी दुनिया के आगे उनके कुछ मकासद थे, बिलखुसूस अमेरिका के सामने पाकिस्तान के हवाले से रखने को, लेकिन उसमें वो बुरी तरीके से नाकाम हुए। और नुकसान उनको ये हुआ कि कश्मीर का मसला भी आज पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर बात करता है। डोनाल्ड ट्रंप इस हवाले से बात करते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान कुछ इश्यूज़ हैं जिनको रिजॉल्व करना होगा, और ये वो मामलात है जिसका भारत नाम भी नहीं लेना चाहता था। तो वो सारी चीज़ बैकफायर की है नरेंद्र मोदी के लिए, और उसी का नतीजा है कि आज वो तमाम हक़ाइक़, और इसमें बाकी दुनिया के लिए भी पैगाम है कि जब अपने मीडिया के ऊपर आप पाबंदी लगाते हैं, अपने लोगों को इतना खौफज़दा करते हैं कि आपके सीनियर तरीन सहाफ़ी भी बिल्कुल एक माउथ पीस बन जाते हैं बीजेपी गवर्नमेंट का, तो फिर वो कभी ना कभी तो हक़ाइक़ सामने आते ही हैं। आज नरेंद्र मोदी, जिनकी तमाम सियासत पाकिस्तान और मुसलमान मुखालिफ बयानिए के ऊपर कायम है,
वो अपनी ज़िंदगी की सियासी पॉलिटिकल जो उनकी लाइफ है उसके मुश्किल तरीन दोराहे के ऊपर खड़े हुए हैं मेरी नज़र में। और उनके लिए बहुत मुश्किल है उन तमाम जो गलत बयानी और झूठ बोले गए उनकी हुकूमत और इंतज़ामिया की तरफ से उनके आवाम के सामने उनको जस्टिफाई करना, उनके सवालात के जवाबात देना। इसीलिए हर फोरम से हमें भागते हुए नज़र आते हैं ना सिर्फ नरेंद्र मोदी, उनके आला ऑफिशियल्स भी इस मामले के ऊपर कोई जवाबदेही जब भी उनसे की जाती है। सो यकीनी तौर पर ऐसा नज़र आता है कि अब जो बयानात सामने आ रहे हैं वो जो हक़ाइक़ इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर पाकिस्तान ने भी सामने रखे और कुदरती तौर पर भी सामने आ गए, मेरे ख्याल से उसी को काउंटर करने के लिए जिसमें उनको बहुत नाकामी हो रही है। थैंक यू सर। एंड विद दैट मेरे जहन में ये आ रहा था कि पिछली जो मोदी हुकूमत थी वो गठजोड़ की थी और बड़ी मुश्किल से उन्होंने हुकूमत बनाई थी, तो अब ये सारा लिंक अप करता हुआ नजर आ रहा है कि आपने सारा ड्रामा इसलिए रचा कि शायद आपको उसकी वजह से कुछ हिमायत मिलेगी, आप अगली बार फिर वजीर आजम बन सकेंगे, लेकिन अब ऐसा हो नहीं रहा। जितना आपने किया उतना ही आपके पीछे एक्चुअली वो क्या है, जो गड़ा आप दूसरों के लिए खोदते हैं उसी में आप गिर जाते हैं। चलिए इसी के साथ हम एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक उस पर हाजिर होंगे। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेदर। मौसम अभी भी काम डाउन नहीं हुआ है। मुल्क के किन किन हिस्सों में बारिशें होंगी और कितनी होंगी, जानिए एक ब्रेक के बाद। दुनिया बोल है, आपको कहते हैं एक बार फिर खुशामदीद। और हम लोग इन ब्रेक बात कर रहे थे रावलपिंडी में जो दिल दहला देने वाला गैरत के नाम पर कत्ल की जाने वाली 19 साल लड़की का वाकया पेश आया था 19 जुलाई को। उसको कई दिन गुजर चुके हैं और जब मैं फैसल ये बात कर रहे थे तो हम ये कह रहे थे कि बीच शहर में एक लड़की को मार दिया जाता है, उसे कत्ल कर दिया जाता है, उसे दफना दिया जाता है और जिरगे के हुक्म पर। दो चीज़ें इसमें मेरे लिए बहुत ही एक्सेप्टेबल, मुझे हजम नहीं होती वो बातें। और एक ये कि शहर में एक लड़की का कत्ल होता है, उसे कई दिन पहले दफना दिया जाता है, किसी को पता नहीं चलता कि वो कत्ल हुआ है शहर में। और इसी शहर में जिरगा सिस्टम अभी तक किस तरह से काम कर रहा है किसी को इस बारे में भी नहीं पता चलता है। ये भी मेरे लिए बहुत ही हैरान कुन। खैर बहरहाल कल कब्र कुशाई हुई थी और कल कब्र कुशाई के बाद सिद्रा की उनकी बॉडी के कुछ सैंपल्स वगैरह लिए गए और टेस्ट हुए और टेस्ट के बाद जो रिपोर्ट्स आई उसमें कुछ चीज़ें सामने आई हैं। फॉर दैट आई थिंक हम अपने रिपोर्टर से जान कुछ अपरेंट चीज़ें थी, कुछ टेस्ट की चीज़ें थी। तो हमारे नुमाइंदे इसरार खान हमारे साथ मौजूद हैं। इसरार, सबसे पहले तो ये बताइए कि किस हालत में वो लाश मिली और जो टेस्ट हुए हैं उसमें क्या कुछ सामने आया है? जी देखें कि ये जो हादसा हुआ है रावलपिंडी में अफसोसनाक, जिसमें ये 19 साल लड़की जो है सिद्रा, इसको जिस मासूमी से और बेदर्दी के साथ जो है ना गलत दबाकर कत्ल किया गया है, जिस पर पुलिस की जानिब से अदालत से बाकायदा जो है वो ये इस्तदा की गई थी कि कब्र कुशाई की जाए, जिस पे अदालत ने फैसला दिया था और कल 10 बजे का टाइम रखा था। और कल जब पीर बदाई जो कब्रिस्तान में खातून मेडिकल ऑफिसर मिसबा की मौजूदगी में दीगर जो हकाम है, पुलिस की बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी और कब्र कुशाई की गई। तो कब्र कुशाई जब की है तो एक जो चीज़ मौके पे ही साबित हो गई है वो ये हुई कि लड़की की ज़बान बाहर निकली हुई थी, उसके होंठ नीले थे और उसकी गर्दन पे दबाव का जो है गर्दन दबी हुई थी। ये तो वो जो एविडेंस है जो कि मौके पे ही साबित हो गए हैं। मज़ीद जो लाश के नमूने हासिल कर लिए गए और फ्रांसिक लैब चूँकि इस लाहौर में है तो फ्रांसिक के लिए लेबॉर्ट्री भेज दिए गए, मगर उनकी जो रिपोर्ट अभी आना बाकी है। मुझे ये बताइए कि पीर बधाई बस अड्डा भी वहाँ पे है, पूरे मुल्क के लिए वहाँ से बसें जाती हैं, वो ऐसा भी नहीं है कि कोई गांव है। अब तो पिंडी बीच शहर आ गया, पीछे स्टेडियम है, थोड़ा आगे पे पीर बधाई है, वहाँ पे जिरगा होता है। ये हमारे लिए हम समझ नहीं पा रहे हैं कि पिंडी जैसे तरक्की याफ्ता शहर में जिरगा हो भी गया, क्या आज तक जिरगे होते हैं वहाँ पे और इस जिरगे वालों को किसी ने पकड़ा है? फैसल भाई देखिए, ये हमारे मुआशरे की बेहिसी के लिए कि आज दौर जदीद में भी, और जबकि इस वक्त आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि पंजाब की जो वज़ीर आला है उनकी जानिब से एक उनका ये कहना है कि ख़वातीन की हरासमेंट मेरी रेड लाइन है, और फिर पंजाब के एक दूसरे बड़े शहर रावलपिंडी में इस किस्म का वाक़या होना ये सवालिया निशान है। आगे बात करें, हम आपने पूछा जिरग के हवाले से, तो रावलपिंडी के जो इलाके हैं, जैसे कि आप पीर बदाई की बात कर रहे हैं, पीर बदाई के साथ साथ दीगर जो इलाके हैं जो कि तरनोल तक जाते हैं और जहां से समझ लें कि हमारा KPK का बॉर्डर शुरू होता है, ये वो इलाके हैं जो कि GT रोड पर वाक़ हैं।
और आज भी वहाँ पर खसूसन जो KPK से जो लोग माइग्रेट करके यहाँ पर आए हुए हैं, उनकी बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर कबीले यहाँ पर आबाद है, जो यहाँ कारोबार भी कर रहे, बिजनेस कर रहे। लेकिन ऐसे लोगों ने ऐसे लोगों ने बाकायदा यहाँ पर शेल्टर भी हासिल किए हुए हैं। अब ये जो शख्स है जो कि जिसने नाम नेहाद जिरगा किया, असमतुल्ला, ये साबिक वाइस चेयरमैन है यूनियन काउंसिल का, तो यकीनी तौर पे इसका एक असर रसूख इसने यहाँ बनाया हुआ था, ठीक है ना। और उसके साथ साथ आप ये देखें कि उसने खुद ही जिरगा किया और खुद ही फैसला दिया और खुद ही लड़की का गला दबा के मारने के बाद खुद ही उसका जनाजा पढ़ा के और उसको दफना भी दिया। कितनी बड़ी बेहसी की बात है। हालांकि पुलिस का जहाँ तक हम बात करेंगे, पुलिस का जो किरदार है वो इंतहाई पॉजिटिव रहा है इस मामले में। और पुलिस बर वक्त, आपको मैं यहाँ ये भी बात बताता चलूँ फैसल भाई, कि जिस वक्त ये वाकया जो इस लड़की का जो मुबैना शोहर जो है वो ज़ियाउर रहमान, उसने जाके जब पीर बदाई में ये रिपोर्ट कराई है कि मेरी बीवी भाग गई है और उसके पास या गुम हो गई है और उसके पास 10 तोला सोना भी था, इससे पहले पुलिस के इल्म में ये बात आ चुकी थी। चूँकि यहाँ पर जो पुलिस का निज़ाम है, इंटेलिजेंस वगैरह का बड़ा बेहतरीन है, लेकिन ये है कि पुलिस के पास ये इत्तला थी कि कोई ना कोई वाकया हुआ है और कोई लड़की का मर्डर हुआ है, लेकिन वो इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जैसे पीर बदाई थाने में ये रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है इस शोहर की जानिब से, तो पुलिस ने बड़े तरीके से ठीक है सर, हमारे पास वक्त की कमी है, इस पर ये डेवलपिंग स्टोरी आपसे फिर रब्ता करेंगे, इस पर आपसे जाने। असल आपको शायद याद होगा बलूचिस्तान वाकया जो हुआ था, वो जो वीडियो आई थी, तो हमारे रिपोर्टर ने हमें क्या बताया, ब्यूरोचीफ ने हमें क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि ये वीडियो पुलिस के पास पहले से मौजूद थी। ईद से पहले की? जी, वाकया ईद से पहले का वीडियो पुलिस के पास आ गई थी, पुलिस के पास पहले से थी, लेकिन उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। यही वाकया एक दफा फिर से हम वही सारे फैक्ट्स दोहराते हुए देख रहे हैं। ऑलराइट, चलें हम आगे बढ़ते हैं, कराची की बात करते हैं। कराची की जब बात करते हैं, कराची के मसाइल एक नहीं अनेक हैं, लेकिन अब उसमें से एक बहुत बड़ा मसला है भाई पार्किंग का। पिछले दिनों खबर आई, बल्दिया उज़्मा ने कराची की 25 यूसीज को फ्री पार्किंग करार दे दिया है, नोटिफिकेशन आ गया है। और उसके साथ एक और चीज़ भी है सादिया, और वो ये कि स्मार्ट डिजिटल पार्किंग सर्विसेज शुरू की जा रही हैं। तो ये कहाँ कहाँ होंगी, और आगाज़ जो मैं सवाल से करूँगा वो यही करूँगा कि ये पहली मर्तबा हमने डिजिटल का तो सुना है, डिजिटल पार्किंग का, लेकिन इससे पहले पार्किंग फ्री जोन ये हम बहुत बार सुन चुके हैं। लेकिन उस माफिया का क्या होगा जिसको ट्रैफिक पुलिस वाले भी कहते हैं कि ये हमारे बस की बात नहीं है, वो ये कर देते हैं। तो तरजमान KMC दानियाल शाह हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम दानियाल साहब, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया अपने बिजी स्केड्यूल से वक्त निकाल के आने के लिए। बट क्योंकि ये आवाम का मामला है सर, और बाइक वाले जो हैं ख़ास तौर पे वो बड़े शौक से ये देख रहे होंगे, उनका सबसे देरीना मुतालबा होता है कि जी हम पार्किंग में जाते हैं, बार बार हमें कहा जाता है, गाड़ी वाले भी बार बार कहा जाता है, हम ये सोच के जाते हैं कि ओहो हमें बता दिया गया है कि अब हमसे पार्किंग फीस नहीं ली जाएगी। पीछे से एक पीली कैप, पीली जैकेट जिसपे फटा हुआ KMC लिखा होता है, उसकी कोई तस्दीक नहीं होती है जी। वो आता है और बोलता है ये लो, उस पर्ची पे 20 काट के 50 अपनी मर्जी से वो लिख दे, उसकी मर्जी, 40 लिख दे अपनी मर्जी, और उसके पास पर्ची ना हो तो भी उसकी मर्जी। तो ये जो इक़दाम है पिछले इक़दामात से कितना मुख्तलिफ है, क्या करने जा रहे हैं, ज़रा ये बताइए। ये मैं सबसे पहले थैंक यू सो मच KMC का पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, शहर में मुख्तलिफ शिकायत मौजूद थी, अपना ओवर चार्जिंग के हवाले से थी या अपना इलीगल पार्किंग फ़ीस के हवाले थी। ये अपना इन्हीं चीज़ों को बेहतर करने के लिए ये अपना मेयर साहब की हिदायत पे अपना बल्दिया उज़्मा कराची ने ये अपना 32 साइट से ये अपना 1 जुलाई को पार्किंग ही फ्री कर दी। कौन सी साइट से? ये अपना 32 साइट्स है कराची की 7 डिस्ट्रिक्ट्स में मुख्तलिफ में। हमने 1 जुलाई से लेके अपना इन 32 साइट्स को वैसी पार्किंग फ्री कर दिया। और दूसरा हमारे पास कंपाउंड वॉल में साइट्स थी जो कवर्ड थी, वो हमारे पास चल रही थी, वो हमारे पास टोटल 10, तो उनमें भी यही शिकायत आ रही थी कि अपना कहीं पे ओवर चार्जिंग हो रही थी या कहीं पे यही शिकायत आ रही थी ओवर टाइम हो रही है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए बेहतर करने के लिए ये अपना बल्दिया उज़्मा ने स्मार्ट पार्किंग का फैसला किया। ठीक है, अब ये स्मार्ट पार्किंग किस तरह से काम करेगी, क्योंकि कराची एक वो शहर है जहाँ तजावुज़ात का भरमार है, जहाँ पर हम देख रहे हैं कोई इनिशिएटिव लिया तो जाता है, लेकिन उससे जुड़े हुए इतने मसाइल हैं कि इनिशिएटिव के पीछे एक विजन हो सकता है, सोच हो सकती है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत मुश्किल है। और दूसरी चीज़ ये है कि हम कब देखेंगे कराची में ये काम हो चुका होगा, जब वो कौन सा ईयर होगा, महीना होगा। मैं आपसे गुजारिश करता चलूँ कि ये जो साइट्स हमने आइडेंटिफाई किए 10 साइट्स हैं, ये कवर्ड साइट है,
ये वैसे ही चल रही है जिस तरह आपने हाइपर स्टार के सामने देखा होगा कमर साइड। तो हमने RFQ उसका पब्लिश कर दिया, टेंडर फ्लोट कर दिया, नेक्स्ट मंथ गालिबन उसकी ओपनिंग है। तो ये जितना हमें उम्मीद है कि सितंबर या अक्टूबर तक इसको फाइनलाइज कर लेंगे। अच्छा सर, सबसे ज़्यादा जो पार्किंग के मसाइल होते हैं कराची में, उनमें से एक है हमारी मार्केट एरिया। सदर से स्टार्ट लेते हैं, पूरा सदर टावर से लेके आपका बंस रोड हो गया, पीछे SIUT वाली पट्टी हो गई, ये सारी। क्या यहाँ पे पार्किंग फ्री हुई है? देखिए, तो सेम साहब की डायरेक्टिव्स आ चुके हैं, टाउन्स को भी मना KMC ने तो पहले ये अपना फ्री कर दी थी, मगर अपने टाउन को भी साथ कहा गया कि आपने पार्किंग फ्री करनी होगी। तो डेफिनेटली वहाँ पर भी फ्री होनी चाहिए। क्योंकि जो आप जितना जिक्र करें, जो एरियाज हैं वो आते हैं टाउन्स के पास आते हैं मोस्टली। ओके, अच्छा, माय क्वेश्चन इज कि सारी विद इन 1 मंथ में फ्री पार्किंग्स हो जाएंगी, या इसका कुछ तय किया गया है ऑलरेडी कि ये इतना टाइम हमें लगेगा, या ऑलरेडी हम फ्री पार्किंग की तरफ जा चुके हैं, या फ्री जोन की तरफ जा चुके हैं? बिल्कुल, जो CM साहब की डायरेक्टिव उन्होंने कहा है कि उन्होंने बैन कर दी कलेक्शन से। हमने तो पहले ही फ्री कर दी थी, मगर जो अपने डायरेक्टिव आए हैं तो उसमें भी यही कहा कि अपना जिनको बैन कर दिया इमीडिएटली। अच्छा, अब हम जाते हैं, आमतौर पे आपने देखा होगा हम यही होता है फैसल के कोई इनिशिएटिव, जो मैं पहले बात कर रही थी कि ले लिया जाता है, लेकिन जब आप जाते हैं तो वहाँ पर खड़ा होता है कोई बंदा पार्किंग के पैसे लेने के लिए और इस तरह की चीज़ें करने के लिए, और यहाँ पे पार्किंग फुल हो जाती हैं। हाँ, तारिक रोड वाला, तो वो उसको कैसे ओवरकम आपने बहुत अच्छी बात की। हम इस मामले पे 2 FIR काट चुके हैं। हम टोटल 5 कंप्लेंट्स को देख चुके हैं। एक हमने काटी थी 10 तारीख को खारादर के एरिया में, कल हमने काटी है बहादुराबाद एरिया में। ये हमारे पास कंप्लेंट आई थी कि ये फ्री एरिया है और लोग इससे चार्ज कर लें, तो हमारी सिटी वार्डन की टीम गई, उन्होंने वेरीफाई किया और उसी वक्त बंदों को पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया। अच्छा दानियल साहब, कराची का इतना, एक तो मैग्नानिमस सिटी है और इसमें पार्किंग के मसाइल इसलिए भी हैं बिकॉज पार्किंग की जगह नहीं है, एक तो चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि अब लोग सड़कों पे लगा देते हैं, दैट्स नॉट पार्किंग एट द एंड ऑफ द डे। तो मुस्तफ़ा कमाल के टाइम पे पार्किंग प्लाजा बनाया गया था। अच्छा, वो बाहर से गैर फाल लगता है, आई हैव यूज्ड इट पर्सनली, तो मुझे पता है कि अंदर से वो बेहतरीन चल रहा है। मेरे ख्याल से 2 घंटे के 100 रुपये हैं या ऐसा ही कुछ है, और जैसे जैसे घंटे बढ़ते जाते हैं वो पैसे जो है वो इंक्रीज होते आते हैं। बाज़ाब्ता फ्लोर्स हैं वहाँ पे, तो जो लोग सदर जाएं और वो उसका ज़रूर इस्तेमाल करें। आपको लगता है कि ठीक है डिजिटल सिस्टम भी लाएं, कवर्ड पार्किंग एरियाज भी होने चाहिए, बट हमारे यहाँ पार्किंग प्लाजा जैसे मज़ीद इनिशिएटिव्स होना बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि सड़कें तो हमने छोड़ी नहीं हैं। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। शहर में जितने अपना ट्रैफिक के मामला आते हैं तो उसके लिए तो पार्किंग प्लाजा चाहिए, एक नहीं 100 के तकरीबन चाहिए। तो हम इस पर भी काम करें। लास्ट वीक आपने देखा होगा कि हमने बोल्टन मार्केट में जो 50 साल से डिस्प्यूट चल रहा था वो हमने क्लियर कराया और हमने पार्किंग खोल दी। इसी के साथ ही कुछ मुख्तलिफ अपने टीम्स के साथ बातें चल रही हैं, तो 2 में अपना पार्किंग प्लाजा शहर में बनाने की बात चल रही है, तो होपफुली वो भी इस साल फाइनल हो जाएगा प्रोजेक्ट। ठीक है। अच्छा, चूँकि आप यहाँ पर मौजूद हैं और आई वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट, मुझे ये बताएं कि कराची में अक्सर ये बात की जाती है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कराची में उसके असरात भी हो रहे हैं, कराची की ब्यूटिफिकेशन के हवाले से भी बातें की जाती हैं। सो एंड ख़ास तौर पर मेयर साहब इसमें खासे इंटरेस्टेड नज़र भी आते हैं टेकिंग दोज इनिशिएटिव्स। हम अगले 1-2 सालों में कराची में क्या देख रहे हैं जब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, कराची में टेम्परेचर रेस की बात करते हैं, यहाँ पर बारिशें ना होने की बात करते हैं? जी, आपने अच्छा सवाल किया। कराची क्लाइमेट जो अपना पहला एक्शन प्लान है वो बन चुका है, वो इन्फोर्स हो चुका है। इसके अलावा हम सोलराइजेशन पे जा रहे हैं, हम ग्रीन की तरफ जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारी बहुत सारी साइट्स पे हमने ग्रीन अपना उस पर लॉन्च किया है। उसके अलावा हम जो मेन हमारी बड़ी स्ट्रीट्स हैं तो हम उनको एनर्जी कन्वर्ट करने के लिए हम उसको ला रहे हैं, सोलर पे ला रहे हैं। तो अपना कराची का पहला क्लाइमेट एक्शन प्लान भी आ चुका है। तो ज़बरदस्त। दानियल साहब, अगेन आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, लाहौर मतलब कि दोनों शहर हमारे हैं, लेकिन देखें लाहौरी जो है ना वो इस चीज़ पे फ़ख्र करते हैं कि जी हमारे पास मुग़ल आर्किटेक्चर है। तो कराची को भी इस चीज़ पे फ़ख्र करना चाहिए कि हमारे पास एंग्लो सैक्सन आर्किटेक्चर है। हमारा ओल्ड सिटी एरिया बड़ा बड़ा है इमारतों से। KMC के अंडर आते हैं ये सारे? पहले तो मुझे ये बता दीजिए। जी, कुछ साइट्स हमारे पास आती हैं, जिस तरह एम्प्रेस मार्केट आप देख लें, जिस तरह खालिद हॉल देख लें, जिस तरह आप अपना देख लें डेंस हॉल देख लें, तो हमारे पास चीज़ें आती। फेरियर हॉल हमारे पास हो गया, फेरियर हॉल है। और वो सारे एरियाज जो प्रेडी के पीछे इमारतें हैं, बहुत सारे हॉस्टल्स हैं पुराने, कुछ रिलीजियस साइट्स हो गई। तो ओल्ड सिटी और ख़ासतौर पे बंस रोड पे जितनी इमारतें, तो ओल्ड सिटी एरिया को रिवाइव करने का प्लान है KMC का, ताकि टूरिज्म उधर ला सकें हम। And it looks beautiful as well. जी, आपने भी देखा होगा, शायद आपने रिसेंटली सुना भी होगा कि
मेयर साहब ने इसको अपना खालिदाना हॉल को रिवाइव किया, और इसके अलावा डेंसो हॉल का हमने ये अपने इनॉग्रेट किया लास्ट मंथ ही, फेयर हॉल आप देख लें। तो स्लोली ग्रेजुअली कि अपने इसके अलावा हसन अली हूती मार्केट पे काम चल रहा है जी, अच्छा, जो बहुत कदीम मार्केट है, तो इस पे काम हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया दानिला साहब। आपने एक बहुत कड़ा मसला है उसको छुआ है, और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह के आप लोग के इक़दाम हैं वो उसी तरीके से एंड अप हो सके, कराची वाले पार्किंग माफिया से उनकी जान छूट सके, और अगर वो कहीं जाएं शॉपिंग करने, अगर वो कहीं जाएं अस्पताल, अगर किसी भी काम से जाएं और वो अपनी गाड़ी लगाएं, तो उनको ये एहसास हो तहफ़्फ़ुज़ का कि भाई यहाँ कोई आएगा और यहाँ पे कोई मुझसे अपनी मर्जी के पैसे नहीं। आई रियली होप एंड प्रे कि वी गो टुवर्ड्स दैट, कि हमें रोड पर हमारे पास ऐसे पार्किंग जोन्स आ जाएं जो डिजिटल हो। या एग्जैक्टली, बात ही खत्म। पार्किंग देने वाले को भी पता हो कि मैं जिसको पार्किंग दे रहा हूँ वो वैलिड है और उससे मेरी सड़क बन जाएगी, मेरी लाइटें लग जाएंगी। इसी के साथ हम एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। अब जरा मौसम की बात हो जाए। मौसम की बात, द मोस्ट टॉक थिंग इन द टाउन। पूरे मुल्क में बारिश आ भी रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मेरा गिला सिर्फ यही रहता है कि कराची में बहुत थोड़ा थोड़ा हो रहा है, तकरीबन ना होने के बराबर हो रहा है। देखें, आप वो कराची वाली हैं जो पहले ये कहती हैं कि हो नहीं रही, फिर जब हो जाती है तो कह रही क्यों हो रही है। मैं वो कराची वाली नहीं हूँ, स्टॉप जजिंग मी फैसल। अभी होने दें बारिश। नहीं, आई विल स्टिल नॉट। जनाब ये रिकॉर्ड करके रख लें, और जब कराची में बारिश होगी, अब हम चाहते हैं कि हो, लेकिन जिस तरह की होती है और जिस तरह फिर निजाम यहाँ पे ठप हो जाता है, तो हाँ हम ये रिकॉर्ड करके रखेंगे साथ ही। एनीवेज सवाल अब, हाँ सवाल ये है कि 4 जो स्पेल हो चुके हैं, 5वां स्पेल आने जा रहा है। ये कितना ज्यादा खतरनाक है, हमने आपको कल ही बता दिया था कि 31 जुलाई तक पंजाब और केपी के मज़ाफ़ाती इलाकों में तेज बारिश होगी जनाब। मगर सवाल ये है कि मौजूदा हालात में जो सैलाब से मुतासर हो चुके हैं इलाके, वहाँ पर क्या बहाली का काम हुआ है, कहाँ तक पहुँचे हैं, जिन लोगों की फसलें तबाह हो गई, घर टूट गए एंड ऑल दैट, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा। 20 अरब से ज़ायद नुकसान का तखमीना अब तक लगा लिया गया है। अगर मज़ीद बारिश होती है, क्या हम मज़ीद नुकसानात की तरफ जाएंगे, और वो जो रिकवरी का काम जहाँ जहाँ शुरू हुआ है एक्चुअली, क्या वो रुक जाएगा? व्हाट हैपेंस टू दैट? और खतरा जो है वो अभी भी बरकरार है। तो हम पहले ज़रा पंजाब का रुख कर लेते हैं। पंजाब से झेलम से हमारे नुमाइंदे यासिर फहमीद खानपुर से नईम मौजूद होंगे। सबसे पहले झेलम का रुख कर लेते हैं। यासिर, यहाँ की क्या सिचुएशन है, ज़रा बताइए। मानसून का एक और सिलसिला शुरू होने का है, जिसके लिए PDMA ने तमाम अजला की इंतजामिया को अलर्ट जारी कर रखा है, जिसके तहत झेलम इंतजामिया समेत तमाम इदारे किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार हैं। गो के दरिया झेलम में इस वक्त मामूल से भी कम पानी है, मगर इंतजामिया ने दरिया झेलम में नहाने और कश्ती रानी पर पाबंदी आयद कर रखी है। मंगला डैम की ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात की जाए तो इस वक्त डैम में जो पानी का लेवल है वो गुज़श्ता रोज़ की निस्बत 6 इंच कम होकर 1198.5 फीट हो गया है। इसकी वजह यह है कि मंगला डैम में पानी की आमद में कमी वाक़ हुई है। आज रिकॉर्ड किए गए आदाद शुमार के मुताबिक डैम में पानी की आमद इस वक्त सिर्फ 20,000 क्यूसिक फीट है, जबकि 7,000 क्यूसिक अखराज किया जा रहा है, जो कि बिजली घर के स्पिलवे से किया जा रहा है। डैम के मरकजी दरवाजे ताहाल बंद हैं। यही वजह है कि दरिया झेलम में पानी बतदरीज कम हो रहा है। अगर बारिशों का सिलसिला शुरू होकर 12 घंटे से ज़ायद जारी रहता है तो शहर में अर्बन फ्लडिंग के साथ साथ बरसाती नालों में तूफ़ानी का खदशा भी मौजूद है। इंतजामिया के मुताबिक नाला गहान और नाला बिना में फिलहाल किसी किस्म के सैलाब का खतरा नहीं है। तब अगर मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी रहता है, ठीक है, यहाँ से तो सिचुएशन इस वक्त थोड़ी सी बेहतर आप बता रहे हैं यासिर। अब खानपुर का रुख कर लेते हैं। राना नईम हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। राना नईम, वी गॉट द न्यूज़ कि यहाँ पे निचले दर्जे का सैलाब देखने में आ रहा है। बिल्कुल, मानसून बारिशों ने जहां पूरे पंजाब में तबाही मचा रखी है, वहीं पूर्व पाकिस्तान के तमाम दरियाओं में भी सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। मैं इस वक्त दरिया सिंध के मकाम चाटना शरीफ में मौजूद हूँ, जहां पर निचले दर्जे का सैलाब है। लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म के कोई फ्लड रिलीफ कैंप नहीं किए गए और ना ही यहाँ पर कोई मेडिकल कैंप किए गए हैं। लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। यहाँ के जो मकीन हैं वो सख्त अजियत और परेशानी का शिकार हैं। लोगों ने दरिया के किनारे पर अपने बच्चों समेत यहाँ पर पनाह ले रखे हैं। मेरे सिविल सोसाइटी के लोग मौजूद हैं जो कि यहाँ पर मकीनों की मदद करने के लिए आए। इनसे बात करेंगे, क्या कहेंगे यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल है? जी, इस वक्त
बहुत ज़्यादा पानी है यहाँ पर। और ये जो बस्ती हैं ज़ेरे आब आई हुई हैं, हम इस वक्त कश्ती में इन बस्तियों का विज़िट करने आए हुए हैं। यहाँ से ज़्यादातर लोग अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी करके किनारे पर पहुँच गए हैं। कुछ लोग घरों की हिफाजत के लिए यहाँ मौजूद हैं, उन्हें ना किसी किस्म का राशन मुहैया है, और जो जानवर रह गए हैं उन्हें किसी किस्म का चारा मुहैया नहीं, और जो जानवर ये बाहर ले गए उनके लिए भी चारे की मुश्किलात है, क्योंकि इनकी कमाद की फसल, चारे की फसल और चावल की फसल जो है तबाह हो चुकी है पानी की वजह से। और ना ही यहाँ पे कोई लाइट का बंदोबस्त है, ना रिलीफ कैंप है, और ना ही किसी किस्म का रेस्क्यू का सिस्टम है। जी बिल्कुल, आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो कच्चे के इलाका जाते हैं ज़ेरे आब आने की वजह से लोगों के जो घर हैं वो भी सैलाबी पानी में डूबे हुए हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये घरों के मनाजिर हैं, चारों तरफ पानी ही पानी है, लोग सख्त अजियत में मुब्तला हैं। तो चाचा शरीफ के मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब से यही मुतालबा किया कि चाचा शरीफ को आफतज़दा करार देते हुए यहाँ पर जो मकीन मुतासर हैं उनकी माली मदद की जाए। जी ठीक है, और वही बात जो हम कर रहे थे कि अगर मजीद बारिशें होती हैं तो फिर क्या होगा। ये आपके लोगों के घरों सामने के अतराफ से तो पानी वैसे ही ये नहीं आपके निकला। सामने है। एक बार बार चीज़ मेरे जहन में आ रही थी फैसल, जब बारिश हुई, पिछला जो 2 स्पेल्स हमने देखे, वो ये कि लोग, हम कहते हैं कि लोग नहीं जाना चाहते, अपने घरों की हिफाजत करते हैं, लेकिन लोगों के पास कोई शेल्टर नहीं है, कहाँ जाएं? और अगर चले भी जाते हैं, उनका खाना पीना, बच्चों के कपड़े, 10 चीज़ें, औरतों की ज़रूरियात वो नहीं पूरी होती ना। बहुत, ये आपने बहुत अहम बात की। ये सेगमेंट तो हम भूल ही जाते हैं, ये फ्रैक्शन ऑफ द सोसाइटी तो हम भूल ही जाते हैं कि जब आपने अगर हफ्ते के लिए भी कोई माइग्रेशन करनी है तो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड वो बच्चे और वो ख़ातीन होती हैं जिनके लातादाद मसाइल होते हैं। सो इस पे हम मज़ीद भी बात कर लेते हैं कि अब आने वाला जो स्पेल है वो कितना ज़्यादा ख़तरनाक होने जा रहा है, क्या तैयारियां उसके लिए की जा रही हैं, ये सबसे अहम है। खैबर पख्तून, और लेट्स शिफ्ट आवर फोकस टू खैबर पख्तूनख्वा, क्योंकि हमने पंजाब की बात की है। खैबर पख्तूनख्वा में भी पिछला जो स्पेल था सादिया, कुछ चीज़ें रिपोर्ट हो गई लेकिन कुछ चीज़ें रिपोर्ट नहीं हो पाई थी। उनमें से एक था चित्राल, और क्योंकि वो इतना दूर अफ्तादा इलाका है, पेशावर से 8-9 घंटे, इस्लामाबाद से भी 8-9 घंटे, मेन जो चित्राल सिटी है वो आता है, और उसके ऊपर जो दूसरे एरियाज हैं। अब चित्राल जैसी जो सिचुएशन है उसमें ये प्रॉब्लम होती है कि एक शहर यहाँ है, अगला शहर 2 घंटे बाद है, और गांव तो 3-3 घंटे बाद है। सो आई गेस वी हैव अ गेस्ट रेडी विद अस। एग्जैक्टली, डीजी महकमा मौसम हमारे साथ मौजूद हैं, साहबजादा मेहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मेहर साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। तो पिछले मेरे ख्याल में 1-1.5 हफ्ते से हम आपसे कांटेक्ट में हैं, जब से ख़ास तौर पर क्लाउड बर्स्ट के वाक़यात ज़्यादा हुए हैं। बट द थिंग इज़ दिस कि ये अब जो आने वाला एक स्पेल है उससे हम सब डर रहे हैं, हमें लग रहा है ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है। हमें ये पता चला है कि ये उतना पावरफुल नहीं होगा जितने पिछले स्पेल हैं, लेकिन ऑब्वियसली कुछ भी पहले से हतमी तौर पर तो नहीं कहा जा सकता। तो आप लोगों के पास अब क्या रीडिंग्स है? अच्छा, पता क्या, ये हम कहें ना कि जी पावरफुल नहीं हो सकता, ये अगर एक जगह पे ज्यादा बारिश हो जाती है ना तो फिर पावरफुल भी हो जाता है। जैसे अब अगर ये हमारे कैचमेंट एरियाज जो है कश्मीर के, वहाँ पे जाता है, और जो वो दरियाओं का खास तौर पे एरिया है कि जब दरियाओं में पानी वहाँ से आता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये चीजें जो है ना खतरनाक, हम उसकी इंटेंसिटी के हिसाब से तो देख रहे हैं कि ये उतना पावरफुल नहीं है, लेकिन अगर एक जगह पे बारिश होगी और वो एरिया हिट हो गया तो वो उसके लिए खतरनाक है। अच्छा मेहर साहब, अब जो अगला स्पेल आ रहा है उसके बारे में क्या कहा जा रहा है, कितनी तक वो स्पेल रहेगा और क्या ये देखें, हमने एक एडवाइजरी इशू की थी, उसमें हमने कहा था कि 28 से 31 तक है। तो 28 से 31 की रात तक हो सकता है या 1 अगस्त तक हो सकता है, लेकिन ये है कि उसके बाद को थोड़ा सा वक्फा आएगा, फिर 2-4 दिन के बाद फिर नया स्पेल भी शुरू हो जाता है। आमतौर पर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ इलाकों में बारिश बहुत ज़्यादा होगी, कुछ में नहीं होगी, लेकिन क्या इस वक्त जो सूरत हाल है और मौसम जिस तरह से पाकिस्तान में बदल रहा है, जून जुलाई जैसा आ रहा है, अब क्या अब हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन से इलाके बहुत ज़्यादा बारिश से मुतासर होंगे? ये देखें, ये हमने जो एडवाइजरी होती है उसमें देते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम एडवाइजरी से ये बारिश होने से पहले एक नाउ कास्ट भी करते हैं। 3-4 घंटे पहले हम बता देते हैं कि जी इस इलाके में इस किस्म की इंटेंसिटी की बारिश होगी। अभी कोई प्रेडिक्शन आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, कुछ ऐसे इलाके जहां खतरा हो? अभी इस वक्त जो है वो हमारे कश्मीर का एरिया जो है ना, ये कोटली और उसके आसपास के इलाके जो है, चाहे वो इंडियन कश्मीर है या हमारे पाकिस्तान का, तो वहाँ पे बारिश का स्पेल मौजूद है। अच्छा, अब इसमें मेहर साहब एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि
दरियाई जो सैलाब है उसकी कितनी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि एक तो अर्बन फ्लडिंग हो गई, ये तो अलग चीज़ हो गई, हमारी दरियाओं में इस वक्त क्या सूरत हाल है? अच्छा, मैं आपको ना ये चीज़ आपने बड़ी अच्छी चीज़ आप लोगों को हमें आपने सवाल पूछा और पता भी चल जाएगा लोगों को। अच्छा देखें, दरियाओं में सूरत हाल ये है कि हमारे पास जो हमारा इंडस रिवर है उस पर तरबेला मौजूद है। तरबेला में आज तक 85% वो भरा हुआ है और मंगला दरिया जेहलम पे है वो 57% आज तक अभी तक जो है ना वो यानी फिल हुआ है। तो इसका मतलब इन दोनों में अभी काफ़ी गुंजाइश मौजूद है। उसके बाद थीन डैम है इंडिया में, रावी के ऊपर है, तो उसमें 37% वो भरा हुआ है और पोंग और भाखड़ा जो है वो ब्यास पे और सतलज पे हैं, तो उनमें भी अभी कैपेसिटी काफ़ी है। मेरा कहना के मकसद ये है कि जी सिर्फ और सिर्फ चांस अगर है तो वो दरियाए चनाब में। दरियाए चनाब में चूँकि इंडियन डैम्स भी हैं, इतनी पावर के नहीं हैं, वो अगर बारिश होती है तो वो भी जल्दी भर जाते हैं और फिर वहाँ पे वैसे भी बारिश का पानी आता है तो इंडिया पानी रिलीज भी कर देता है, तो वो दोनों मिल के जो है ना वो रिवर चनाब के लिए ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। तो इस वक्त अगर कोई ख़तरा है तो वो सिर्फ दरिया चनाब में होता है, बाकी किसी दरिया में अभी नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजी साहब, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। सिचुएशन जैसे जैसे वेदर की क्रूशल बताई जा रही होती है, हमारी कोशिश ये होती है कि अपने नाजरीन को आगाह कर दें, बिकॉज हर साल हम देख रहे हैं कि जून जुलाई में बारिशों का सिलसिला अब तेज़ हो जाता है, जल्दी बारिशें जून में ही स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। लोग अनअवेयर होते हैं और हम बार बार ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़रूर हमारे अपर एरियाज़ और पंजाब में छुट्टियों में लोग लेकर जाते हैं अपने बच्चों को, लेकिन ये ख्याल ज़रूर रखें कि बारिशें हो रही हैं, वेदर फोरकास्ट देखने, और अदर देन दैट जो लैंड स्लाइडिंग के मामला हैं उसकी वजह से भी चीज़ें बड़ी प्रोडिक्टेबल हो जाती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि एडवाइजरीज होती हैं, लैंड स्लाइडिंग और फ्लड सबकी एडवाइजरीज होती हैं, कहीं निकलने से पहले वो ज़रूर देख लीजिए। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो मज़ीद स्टोरीज़ हैं आपके साथ शेयर करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आपकी इजाज़त से कहना है बस योर कॉफी फॉर श्योर। जाहिर सी बात है, मैंने पहले अपनी पकड़ लिया, मतलब मेरी नहीं करना, खत्म हो जाएगी भाई। अपनी कॉफ़ी खुद पियो। हाँ, अब कॉफ़ी अपनी अपनी, कॉफ़ी अपनी अपनी। इस कॉफ़ी में जो दूध जा रहा है, या फिर वो दूध जो इस वक्त आप चाय में इस्तेमाल कर रहे हैं, या वो दूध जो आप अपने बच्चे को अभी फीडर में बना के दे रहे हैं, वट एवर द केस में भी, उस हवाले से एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म की चीज़ सामने आई है, मसनूई दूध की फराहमी। भाई अब इस पर जो है डेयरी फार्मर्स ने कार्रवाई की दरख्वास्त भी कर दी है, और जो दरख्वास्त है उसमें डेयरी फार्मर्स ने लिखा है कि भाई अवाम के जानो माल से जो खेला जा रहा है, डेयरी सेक्टर को मुतासिर किया जा रहा है, ये बहुत ही गंभीर सूरत हाल है सादी साहब। बिल्कुल। और अब हम ये देख रहे हैं कि ये मेरे ख्याल में दिहाई से ज़्यादा से आधी से ज़्यादा आवाम टेट्रा पैक पे सिर्फ इसीलिए चली गई थी क्योंकि ये कहा गया कि जी केमिकल मिला हुआ होता है, ये होता है, वो होता है। अब वो उसमें आ गया कि डब्बा भी मुझले से आता है, तो आप खुले पे आ जाओ। तो ये जो सलीमुल्लाह हो रहा है, खुले पर आए हैं तो फिर ये आ गया कि जी इसमें तो केमिकल होता है और मसनूई है, दिस इज आर्टिफिशियल। मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये आर्टिफिशियल मिल्क होना और उसमें केमिकल होना ये दो अलग चीज़ें हैं। जैसे हमें आप कई ये चली थी ना बातें कि जी पाकिस्तान में वो अफ्रीका से जो प्लास्टिक के चावल आ रहे हैं, ये आपने सुना होगा, कुछ साल पहले खबर आई थी। सो आई एम ट्राइंग टू से मसनूई का मतलब ये होता है कि वो दूध नहीं है ही नहीं, कॉपी दूध वाली कोई एलिमेंट नहीं है उसमें। अच्छा, तर्जुमान डेयरी फार्म एसोसिएशन शब्बीर डार हमारे साथ मौजूद है, हम उनको वेलकम करते हैं। शब्बीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग सर। बहुत शुक्रिया आपका। सर, क्या माजरा है ये कब से हो रहा है? ये आप लोगों ने तो लिख के भी दे दिया है, तो ज़रा हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दीजिए। सबसे पहले बोल न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया कि उनके तवज्जुह से हमारी आवाज़ जो है वो ऐवानों तक पहुँचेगी। ये तो डेयरी फार्मर तो बहुत मज़लूम है, उनकी आवाज़ तो जो है ना कहीं पहुँचती नहीं है। हमने काफ़ी कोशिश की, बहुत दफ़ा कोशिश की, हमने डीजी फूड अथॉरिटी साहब से भी मिलने की कोशिश की। मैंने तकरीबन 3-4 लेटर लिखे, शायद आपको भी मैंने लेटर दिखाया जी, लेकिन डीजी फूड अथॉरिटी साहब से हमारी नुमाइंदों की बात हुई। चौधरी फारूक हतार साहब गए थे, हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं शौकत मुख्तार साहब, वो गए थे। तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटा मीटिंग हुई। उनको हमने बोला कि भाई लोकेशन हम दिखाते हैं, हमें मालूम है कि कौन कौन सी जगह पे ये मसनूई दूध, ये दूध नहीं है, ये केमिकल और पानी डालकर उसको दूध की शक्ल दी जाती है, लेकिन ये जहर है। हमने काफ़ी गाड़ियां जो है वो पकड़वाई भी
इनके डिप्टी डायरेक्टर हैं वसीम शाह साहब। हमने खुद जाकर चौधरी फारूक और हमारी टीम जो है वो गई, हमने खुद स्टील टाउन थाने में, फिर शालतीफ थाने में हमने गाड़ियाँ पकड़वाई, लेकिन डीजी साहब का जवाब ये है कि हमारे अख्तियार में कुछ नहीं है। तो अगर अख्तियार में कुछ नहीं है तो ये महकमा ही ख़त्म कर दिया जाए। फूड अथॉरिटी कराची में है या नहीं है, ये हमें इनका जवाब नहीं मिल रहा। अगर है तो वो कार्रवाई क्यों नहीं करती? कार्रवाई करनी चाहिए। हमने काफ़ी कोशिश की, लेकिन कार्रवाई से बिल्कुल जो है ना वो पीछे हट जाता है। साइट्स हैं पूरी कराची में जी, पूरी कराची पे काफ़ी ऐसे कारखाने हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना वो पावरफुल लोग हैं। 10-20 नहीं बहुत ज़्यादा है, 50। देखिए कराची की रिक्वायरमेंट जो है वो 50 लाख लीटर की डेली की जो है ना वो रिक्वायरमेंट है दूध की, लेकिन फार्मर का दूध जो है वो 50 लाख लीटर नहीं है। डेयरी से कितना, फार्म से कितना जा रहा है? फार्म से तकरीबन 60 ही होता है। इस मौसम में गर्मियों में 60 होता है जी। गर्मियों में तकरीबन 4-5 महीने जो है दूध 60 होता है, लेकिन ये दूध कोई नंबर नहीं है। तकरीबन 35 तो यानी वो जो बाकी का 15% है ये सिर्फ डेयरी की बात कर रहे हैं। ये डेयरी की बात, वो तो जो है ना वाफर मकदार, वो तो जितना पाउडर डालेंगे, जितना केमिकल डालें। अच्छा, उसमें मजे की बात ये है कि केमिकल जो डालते हैं वो जब डिप्टी डायरेक्टर साहब वसीम शाह साहब से हमने गाड़ी वो पकड़वाई तो वो चेक किया गया, वो जो डेथ बॉडी को केमिकल लगाते हैं वो केमिकल डालते हैं, उससे लीवर इफेक्ट करता है, उससे गुर्दे इफेक्ट करते हैं, और वो सस्ता जो है ना, लोग ज़ाहिर बात है गुर्बत है हमारे मुल्क में, तो लोग सस्ता समझकर वो दूध जो है ना इस्तेमाल करते हैं। वो 120 रुपये 180 रुपये पर केजी है तो लोग ले लेते हैं, लेकिन वो दूध नहीं है, वो मसनूई दूध है। ये दूध डब्बों में, हाँ डब्बों में नहीं मिल रहा, ये खुले दूध की तरह आम दुकानों में मिल रहा होता है। आम दुकानों में मिल रहा होता है, वो सस्ता मिल रहा होता है और लोग खुशी से लेते हैं। कौन से इलाके हैं जो आपने ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं? देखिए, हमने शालतीफ के PS शालतीफ में हमारे SSP थे काशिफ अब्बासी साहब, उन्होंने गाड़ी ये पकड़ी, बल्कि कारखाना पूरा पकड़ा, और वो उन बंदों के ऊपर जो है ना उन्होंने FIR वगैरह भी की, और वो उनका जो बड़ा बंदा है वो हाथ नहीं आया, लेकिन उनके जो मुलाजिम वगैरह थे उन पे FIR की। और ली मार्केट की साइड में भी काफ़ी कारखाने हैं, काफ़ी नाम भी हैं। हमने इंटेलिजेंस वालों से ये बात शेयर की, सब नाम है। तकरीबन CM सिंध साहब ने भी इसके ऊपर एक्शन लिया, अदी फरियाल साहबा ने भी एक्शन लिया, और लेकिन जो है ना ये लोग अपने काम से बाज तब आएंगे जब इनके इर्द गिर्द घेरा तंग किया जाएगा। शाह लतीफ बता दिया सर, शालतीफ में भी और स्टील टाउन में भी, स्टील टाउन भी हो गया, एक और हो गया ली मार्केट मेन सिटी हो गई, और भी न्यू कराची साइड में भी, सरजानी में भी ज्यादातर लोग सस्ती चीजें खरीदने जाते हैं। देखिए, ये लोग अगर ये मसनूई दूध, केमिकल दूध बनाते हैं तो ये अपने बच्चों को भी पिलाए ना, ये खुद अपने बच्चों को नहीं पिलाते। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक और चीज है कि सिर्फ दूध की हद तक नहीं है ना, वो दूध होटलों में भी इस्तेमाल, होटलों में सप्लाई हो रहा है। चाय आप के किसी चाय के होटल में चले जाएं, आप किसी लस्सी इसकी नहीं बन सकती, इसका दही नहीं बनता, इसकी लस्सी नहीं बनती। ये आप जाएं छोटे होटलों पे तो वहाँ पे 2 किस्म के दूध रखे होते हैं, एक हमारे फार्मर का दूध होता है, एक ये केमिकल वाला दूध होता है, वो दोनों को मिक्स करके चाय बना के दे देते हैं। इसके ऊपर कार्रवाई ये अगर करें तो एक दिन इन्होंने सिर्फ कराची में एक दिन सैंपल लिए हैं, 10-15 दिन पहले सिर्फ सैंपल लिए हैं फूड अथॉरिटी ने, तो जो 8,000-10,000 ओपन मंडी चल रही थी वो 14,500 पे चली गई, दूध शार्ट हो गया। तो अगर ये कार्रवाई करें, लेकिन फूड अथॉरिटी वाला अफसरान जो है वो कहते हैं हमारे बस में, हमारे अख्तियार में कुछ नहीं है। मतलब आप तो इसको फॉलो कर रहे हैं। देखिए, मैंने लेटर आपको भी सेंड किए हैं, मैंने रिमाइंडर भी सेंड किए हैं, ठीक है, लेकिन लेटर का उन्होंने आज तक जवाब भी नहीं दिया। आज तक उन्होंने, हमने DC साहब से भी मुलाकात की है, DC मलीर साहब से भी मुलाकात की है, लेकिन इनके ऊपर कार्रवाई चाहते हैं हम, डेयरी फार्मर कार्रवाई चाहता है। अच्छा सर, आपने ये कहा कि ये जो पाउडर है ये डेड बॉडीज को लगाया जाता है, ये कहीं पे प्रूव हुआ है कोई? बिल्कुल, वसीम शाह डिप्टी डायरेक्टर हैं, उनके पास मौजूद है वो रिपोर्ट बिल्कुल। अच्छा। अभी चले, हमारे फार्मर के पास निशानदेही है, हमारे लोगों के पास निशानदेही है, अभी चलें, ये फूड अथॉरिटी वाले हमारे साथ चलें, हम इनको खुद चेक कराते हैं, ये खुद उधर ही लेबॉर्ट्री करें, इनके पास हर चीज़ है, पूरे लेबॉर्ट्री इनके पास है, ये उसी टाइम चेक करते हैं, उसी टाइम बताते हैं। हमारे पास वीडियो मौजूद है, आपके मीडिया पे भी चली है, सब ARY पे भी चली है, सब मीडिया पे चली है। उसी टाइम उन्होंने स्टील टाउन में काफ़ी दफ़ा गाड़ियाँ पकड़ी गई, लेकिन ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसकी वजह क्या है? आपने नोटिफाई किया,
काफी दफा आप कह रहे हैं कि कार्रवाई हुई है, लेकिन इसको फुल स्टॉप नहीं लग रहा। देखिए फूड अथॉरिटी, असल लोग नहीं गिरफ्तार हुए, असल लोग गिरफ्तार नहीं हुए, ये उसकी तय तक जाएं, ये कहाँ से आता है, ये कहाँ पे बनता है, पूरे कारखाने हैं इसके। फूड अथॉरिटी अगर अपना ईमानदारी से काम करे तो 1 किलो नहीं बन सकता कराची में। फूड अथॉरिटी तो मुझे नहीं लगता कि फूड अथॉरिटी कराची में है। अगर देखिए पंजाब में आपके सामने कार्रवाइयाँ होती हैं, इसी तरह कराची में भी कार्रवाई, एक इदारा है, सिंध गवर्नमेंट का इदारा है, फूड अथॉरिटी इदारा है। तो डीजी साहब को चाहिए कि ये काम करें। डीजी साहब काम नहीं करते, हम लेटर लिखकर बार बार तंग हो चुके हैं। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब एक बात है कि ये चीज़ हुई, टेस्ट हुई है, मैं चाहूँगा कि देखें लोग ऐसे तो नहीं मानते, हम उनको बताने की कोशिश करते हैं अब ये आपके थ्रू कि क्या क्या नुकसानात हैं इससे, क्या क्या। ये तो केमिकल वाला, ये तो दूध नहीं है ना, ये तो केमिकल वाला जहर है। इससे गुर्दे फेल हो जाते हैं, इससे लीवर है, इससे इंसान की जान जा सकती है। ये खुद मेरा ये सवाल था स्टील टाउन थाने के अंदर, वसीम शाह डिप्टी डायरेक्टर खड़े थे, तो मैंने उस गाड़ी वाले को बोला, मैंने बोला ये अगर दूध है तो आप पियो। बोला मैं क्यों पीऊँ? देखिए अगर वो दूध है तो वो पिए। हम अपने फार्मर जो हैं वो खुद ही दूध निकलवाते भी हैं, हम अपने बच्चों को भी पिलाते हैं, हम खुद भी पीते हैं। हमारे घर में उसी का मक्खन इस्तेमाल होता है, उसी का देसी घी इस्तेमाल होता है, हम खुद वो इस्तेमाल करते हैं। हम आवाम को भी वो जो है ना अच्छा और खालस ताज़ा दूध जो है वो मुहैया करते हैं। तो देखिए जो चीज़ अच्छी है तो वो आप अपने बच्चों को भी पिलाएंगे, आप खुद भी पिएंगे। लेकिन ये केमिकल वाला दूध जो है ये लोग बनाते हैं तो ये खुद नहीं पीते, ये अपने बच्चों को नहीं पिलाते, ये हमारे आपके बच्चों को पिलाते हैं। और सिर्फ ये धंधा कराची में ही हो रहा है या कराची से बाहर भी भेजा जा रहा है? देखिए पंजाब में भी होता है, लेकिन पंजाब की फूड अथॉरिटी काम करती है, अक्सर हमने मीडिया में देखा है। कराची से अगर पीछे के रास्ते नहीं, ये ठट्ठा में भी बनता है, ये ठट्ठा में बनता है। आज से 3-4 महीने पहले जो है वहाँ पे दावे जी के इलाके में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई थी, मीडिया पे आया था, बहुत बड़ी कार्रवाई हुई थी। लेकिन ये मुसलसल कार्रवाई अगर चलती रहे तो ये काले धंधे से ये लोग भाग जाएंगे। इनको सजा होनी चाहिए, जो मेन बंदे हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको कानून के कटहरे में लाया जाए, जो मेन इनके बंदे हैं उनको पकड़ा जाए। देखिए मुलाजिम को पकड़ने से मसला हल नहीं होता, मेन बंदे जाहिर सी बात, मुलाजिम तो नौकरी कर रहा है, मुलाजिम और नौकरी ढूंढ लेगा आपको, उसको आप क्या ही सजा देंगे वहाँ उसको क्या सजा देंगे? देखिए मालिक जो है, जब एसएसपी साहब ने कार्रवाई कराई तो जो वो बंदा था, शायद जिशान नाम था उसका, वो खुद साइड हो गया, उसके मुलाजिम पकड़े गए, मुलाजिमों से उसने छुड़ा लिया होगा। मुलाजिमों से क्या होता है? बिल्कुल देखिए वो पूरा कारखाना पकड़ा गया। क्विकली मुझे बताएगा, क्या कोई आम आदमी ये टेस्ट कर सकता है खुद के ये दूध है या नहीं? मतलब देखिए जो दूध, जो खालिस दूध इस्तेमाल करने वाला है वो तो जैसे दूध को उबालेगा, गर्म होगा दूध, तो उस खालिस दूध के ऊपर तो मलाई आएगी, इसके ऊपर मलाई नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी, नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, मलाई नहीं आएगी, दही नहीं। अच्छा उसके आप लेते हैं, जिस दुकान से लेते हैं, आपको अगर शक हो रहा है तो 100 रुपया लगता है, लेबॉर्ट्री भी आप चले नहीं, आपको पता चल जाएगा। देखिए हम कराची के अंदर 6 फैट का दूध मुहैया करते हैं आवाम को, तो जो 6 फैट का दूध है उससे दही भी अच्छा जमता है। ये खराब भी तो नहीं होगा? ये खराब नहीं होता, इसमें केमिकल लगा होता है। एक दिन से ज्यादा आप नहीं रख सकते। नहीं, जो केमिकल वाला है ये खराब नहीं होगा। हाँ, जो नॉर्मल वाला है, जो नॉर्मल वाला है नहीं, एक दिन नहीं, वो उसकी 3 घंटे 3.5 घंटे लाइफ है। बिल्कुल जो खालिस दूध है उसकी 2-3 घंटे लाइफ है, उसकी ज्यादा नहीं। वो आप बाहर रखेंगे गर्मियों में खराब हो जाएगा, सर्दी में घंटा आधा घंटा ज्यादा। चले ठीक है शबीर साहब, बहुत शुक्रिया आने का। उम्मीद करते हैं कि जो आपने बार बार आवाज उठाई है हमारे प्लेटफॉर्म से भी जाए और हुक्काम बाला तक पहुंचे, क्योंकि ये है मेरी और आपकी सेहत का मामला। आप जो जिनके बच्चे हैं, आप जो चाय बना रहे हैं, अपने बच्चों को दे रहे हैं, खीर बना रहे हैं, या फिर फॉर दैट सेक एक्सपेक्टेड मदर्स हैं वो ले रही हैं, जी खातून के लिए खास तौर पर ये इस्तेमाल किया जाता है, बिफोर प्रेगनेंसी, इन प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी। तो इसका ख्याल रखें, सस्ते के लिए अपनी जान जो है वो खतरे में ना डालें। और मैं दोबारा कह रही हूँ कि ये दूध नहीं है, ये केमिकल है, सिर्फ केमिकल है, उसमें पानी मिला हुआ है। और केमिकल भी वो जो मुर्दों पे डाला जाता है। तो अब आप सोच लीजिए कि ऐसी चीज़ आपको मौत के करीब ही ले जाएगी। चले मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट। सादिया, क्रिकेट इज कॉल्ड द जेंटलमैन्स गेम, ठीक है, लेकिन क्रिकेट के साथ जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल भी शरीफाना नहीं है। भारत ने जो कुछ किया है क्रिकेट के साथ वो तो अलग, लेकिन अब फैंस के साथ क्या हो रहा है, मैं आपको पहले एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ये एक पाकिस्तानी फ़ैन है, अभी इंडिया और इंग्लैंड का एक टेस्ट मैच था और उसमें जो है वो तो टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। वहाँ एक पाकिस्तानी फ़ैन थे मोहम्मद फारूक, ज़रा सुनवाते हैं इनकी ज़बान।
मेहरबानी आपको। तो जनाब ये आपने सिचुएशन देखी और ये एक पाकिस्तानी थे जो वहाँ रहते हैं और वो अब ये सवाल उठा रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी है तो हमने सोचा कि क्यों ये वीडियो ही आपको दिखाएं। आप फारूक साहब जो हैं उनको हमने खुद ही शो में बुला लिया। फारूक साहब सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त बहुत सुबह होगी यूके में और इतनी सुबह ज्वाइन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। सबसे पहले तो आप सब ज़रा बताइए क्या हुआ। आप गए टेस्ट मैच देखने, फिर आपको कहा कि जी आप ये टी शर्ट नहीं पहन सकते, आपने क्वेश्चन किया क्यों नहीं पहन सकते, कोई रूल है कि आप नहीं पहन सकते? जी पहले तो शुक्रिया इनवाइट करने का। वालेकुम अस्सलाम और नहीं जी कोई ऐसा रूल नहीं है और अगर रूल का मुझे पता होता तो मैं अवॉइड करता, उस पर सारा अमल करता। कोई ऐसा रूल नहीं था। लास्ट डे था और ये 2 घंटे ये जो वाकया हुआ ये लंच के दौरान वाकया हुआ है। 11 से 1 बजे तक मैं वहां पे यही शर्ट पहन के मैच देखता रहा। वही मेरे इर्द गिर्द तमाशाई बहुत अच्छे अंदाज से हम सब मैच देख रहे थे, क्रिकेट को अप्रिशिएट कर रहे थे जो अच्छा खेल रहा था। लेकिन ये जो भी हुआ ये लंच के दौरान हुआ। शायद अब ये अभी तक मुझे समझ नहीं आया कि कहाँ से किसी ने कोई शिकायत की या वो उनकी अपनी कोई इसमें कोई तासुब था। मुझे इस पर अभी तक समझ नहीं आया। आपने कोई नारा वारा तो नहीं लगा दिया था वहाँ पे भारत में? नहीं नारा अभी लगा रहा हूँ कि मुझे क्यों निकाला, उस वक्त नहीं लगाया। अच्छा, ये एक तो आपने नाम पूछा था क्या सिक्योरिटी गार्ड का, उसने आपसे बदतमीजी भी की, उसके बाद कोई इंतज़ामिया की जानिब से आया कोई, आई वांट टू अंडरस्टैंड कि आप उससे बात कर रहे थे, उसने बार बार जिक्र किया कि जी आपको कोर्ट में जाना होगा आगे आप और फिर आपको पता चलेगा कि रिटन में कुछ मिलता है नहीं। तो डिड यू आस्क हिम कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, बिकॉज हो सकता है उनका कोई पर्सनल ग्रज हो। उनका बल्कि मैंने उससे पूछा कोई जो भी आप कह रहे हैं मुझे रिटर्न दो या किसने ऑर्डर ये किया सारा हमें बताएं। लेकिन उनके पास कोई ऐसा जवाब नहीं था। आखिर ऊपर जो बहस हुई और फिर नीचे स्टैंड के नीचे जो हम चले गए उस वक्त भी मैं उनसे यही पूछता रहा। उनके नाम वगैरह सब रिकॉर्डेड हैं और अब लंकाशायर क्रिकेट को तो मैंने उसी वक्त शिकायत कर दी थी। अब जो मुझे उम्मीद है कि शायद पीसीबी मेरे साथ हो या एक जो मेरे ख्याल से पीसीबी ने, आई हैव रेड दिस न्यूज़ कि शायद पीसीबी ने इसको इस पे लिखा है पीसीबी को। लेकिन अफसोस की बात है कि ये लैंकाशायर क्रिकेट एसोसिएशन है, वो लैंकाशायर जिसके सबसे अहम खिलाड़ी द लेजेंड वसीम अकरम रहे हैं। सो ऐसा नहीं हो सकता कि ये पाकिस्तानियों को नहीं जानते या समथिंग लाइक दैट। आपको लगता है फारूक भाई कि किसी भारतीय ने वहां जाके कोई इस तरह की शिकायत कर दी हो? हम उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं वैसे आजकल? ऐसा ही हो सकता है क्योंकि उसमें तो मुझे कोई दो राय नहीं है। और इससे पहले इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच भी मैं वहां पे देखने गया था। क्रिकेट फैन, क्रिकेट लवर, क्रिकेट होस्ट भी मैं यहाँ पे चैनल पे भी काम करता हूँ। 16-17 साल एलिबेट टीवी हो गए तो पे जाके मैच को देखना भी, उसके अंदर से खबरें, तो मैं खुद ही खबर बन गया। तो ये एक अजीब बात लगी मुझे और ये यकीनन किसी ने उस पर कोई एतराज किया होगा या इसी वजह से वो मुझे कह रहे थे कवर कर दो। लेकिन कवर करना तो मेरे लिए नामुमकिन था क्योंकि मैं फखर के साथ पहन के गया था। मेरे ज़हन में क्विकली ये बात आ रही है कि दिस इज काइंड ऑफ अ सोशल हरासमेंट टू अ पर्सन। उसकी अपनी चॉइस है, वो फैन है, वो चाहे फुटबॉल की किट वहां पे पहन के चला जाए, उसकी मर्जी है, you know. So are you thinking of suing or going to court and taking legal help? जी मैं जा रहा हूँ और इसमें बस हेल्प ये है कि यहाँ पर अगर मुझे हमारे हाई कमिश्नर वो भी राब्ता करें और कोई अच्छा सा एक तो वहाँ मामला था आमतौर पे पाकिस्तान के दिल की आवाज है। मैं ना होता, कोई भी होता, वो इस चीज से इनकार कर देता। लेकिन कुछ लीगल जो चीजें होती हैं वो कोई एक्सपर्ट ही उसको उस अंदाज से ये होता है ना कि बाज़ औक़ात केस आपका स्ट्रांग होता है, अदालत में बंदा जो है वो थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है। तो मैं इसीलिए चाहूंगा कि कोई लीगल एडवाइस जो है वो मुझे हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से दी जाए या यहाँ पीसीबी की तरफ से दी जाए। लेकिन अपने तई तो मैं कोशिश करूंगा ही करूंगा। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया फारूक साहब। और आखिरी टेस्ट मैच गालिबन रह गया है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिस शहर में है ना वहाँ जाएं और वहाँ भी जाके टी शर्ट पहने और वहाँ भी जाके मैच देखें, फिर मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आपके वक्त के लिए। तो जनाब हम क्या ही कह सकते हैं, ये एक आइडेंटिटी होती है
और शायद मुझे तो 100% यही लग रहा है सादिया कि किसी भारतीय ने जाके इनकी शिकायत की है। बिल्कुल की होगी, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप किसी भी फैन को ये आप उसके लिए नहीं डिसाइड कर सकते कि उसने किस मुल्क की किट पहननी है और वो जाके फैंसी ड्रेस शो कर ले, वहाँ जाए अपनी मर्जी से कोई किसी अपनी सकाफत के कपड़े पहन। इंग्लैंड में मैच हो रहा था, शुक्र है उन्होंने किट पहनी हुई थी। इसी के साथ हम एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर होंगे। इररेलेवेंट वेलकम बैक। अगर आपकी उम्र 16 साल से कम है बच्चों, तो आप सुन लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद अब पाकिस्तान में भी जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके बनाने पर पाबंदी का बिल सेनेट में पेश कर दिया गया। इज इट अ गुड थिंग सादिया? यस, इट इज अ वेरी गुड थिंग, इट इज अ वेरी गुड। और ये है टॉक मी थ्रू। आई थिंक कि जो बच्चे होते हैं उनको गाइडेंस की ज़रूरत होती है और बहुत सारी चीज़ें जो है वो पेरेंट्स को खुद नहीं पता होती, और उसकी वजह ये होती है कि पेरेंट्स खुद उस जनरेशन में हैं जिन्होंने बच्चों के बाद सोशल मीडिया सीखा है, और जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको तो हमने सिखाया है, तो दे डोंट नो। अब पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, वो अंडर किसी और गाइडेंस में होते हैं, किसी बड़े नहीं भी हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेरे बच्चे जो हैं मेरी अम्मी के पास या मेरी सास के पास हैं, उन्होंने मोबाइल दे दिया, बट उनको पता है मोबाइल बच्चा कार्टून देख रहा है। अब कार्टून्स के जरिए भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को सही नहीं बताई जा रही होती है, और वो ग्रैंड पेरेंट्स को खुद भी नहीं समझ में आती। इंग्लिश और उर्दू की लैंग्वेज का बैरियर है, सो देयर आर 1000 बिलियन थिंग्स, और सोशल मीडिया पे पता भी नहीं होता बड़ों को कि बच्चों के अकाउंट्स हैं। हाउ श्योर यू आर कि वो सिर्फ कार्टून देख रहे हैं? मैं यही कह रही हूं, रील्स देख रहे होते हैं, गानों वाली। हाँ क्या गानों वाली रील्स देख रहे होते हैं ना, तो अब सादिया को समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा, उसमें भी ये होता है कि वॉइस ओवर में गाना होता है और सामने कुछ, अब बच्चा क्या कहते हैं लाशऊरी तौर पर आप उसको बहुत सारी ऐसी चीजें सिखा रहे हैं जो आप नहीं चाहता, और पेरेंट्स को ये अवेयरनेस नहीं है। पेरेंट्स कह रहे हैं कि हाँ ठीक है वो बैकग्राउंड में कोई गाना है किसी भी लैंग्वेज की चल रहा है, लेकिन सामने तो वो डोर से बच्चा खेल रहा है, बट वो जहन पर आ रहा है, बच्चे सुनते आगे पीछे घूमते भी सारी चीजें आसपास फिट कर रहे होते हैं। एब्सोल्युटली। तो अब ये कितना इंपॉर्टेंट है, लाइफ कोच महविश सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। महविश अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कैसे देखती हैं आप इस डिसीजन को? हुकूमत ने एक डिजिटल शऊर बेदार करने की कोशिश की है 16 ईयर्स से कम जो बच्चे हैं वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे अकाउंट नहीं बना सकेंगे, सो आप उसको कैसे देखती हैं? Walaikum assalam ji, and thank you so much for having me. Well, I see this thing as a great positive initiative, a great step. क्योंकि हमें देखना है कि इस बिल का मकसद क्या है। बिल का मकसद है बच्चों की वेलबींग, उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को रीबिल्ड करना, बिकॉज ये बहुत ही स्ट्राइकिंग, क्रिटिकल और शॉकिंग सिचुएशन है कि हम अब बच्चों के अंदर बिहेवियरल इश्यूज बढ़ते हुए देख रहे हैं। पहले ये था कि जी विच वॉज ऑल्सो स्ट्राइकिंग फॉर मी एज अ पेरेंट, एज अ ट्रेनर, टू लुक एट टू किड्स के जी बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं हाई बीपी की, सरदर्द की, बोर्डम की, विच वॉज नेवर पार्ट ऑफ आवर वोकैबुलरी व्हेन वी वर किड्स। और अब तो बात सुसाइड तक पहुंच गई है। 11 साल के बच्चों को पता है कि सुसाइड क्या चीज़ है, डिप्रेशन। 4 साल के बच्चे को पता है कि मैंने अपनी छोटी बहन का मर्डर करना है बिकॉज शी इज टेकिंग माई राइट्स। सो दिस इज वेरी अलार्मिंग। और अगर ये प्रिवेल कर जाता है रूल और इंशाल्लाह ताला ये बिल पास हो जाता है, आई सर्टनली बिलीव इट वुड बी वेरी हेल्पफुल। जो सोशल बुलिंग है, यानी बच्चे अकाउंट्स बना लेते हैं, अब 16, 15, 14, 13, 12 एंड सो ऑन, नीचे की एज के बच्चे 10, 11 साल की एज के बच्चों के अकाउंट्स होते हैं। अब फिर एक तो वो जो कंपटीशन है वो शुरू हो जाता है, बिकॉज जैसे इंस्टाग्राम एंड सो ऑन पे आपने कौन से कपड़े पहने, मेरे पास कौन सा फ़ोन है, आप कौन सा टैब यूज़ कर रहे हैं, ये सब वो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वहाँ से शुरू हो जाता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि फिर अच्छा बच्चों के कोड्स हैं, आपको वो लैंग्वेजेस नहीं समझ में आती, आप वो जब कमेंट्स नीचे पढ़ते हैं यू लाइक व्हाट लैंग्वेज इज दिस, यू नो, आप वो इंस्टाग्राम की भी टर्म्स नहीं है। और आप, मेरे बच्चे ने मुझे 1-2 चीज़ें ऐसी बोली जो मैंने उससे पूछा कि इसका क्या मतलब है। सो वो बुलिंग वाले वर्ड से, यू नो, जैसे कोई किसी को बुली कर रहा होता है, पेरेंट्स को वो समझ भी नहीं आते। सो इट इज़ बेटर फॉर दिस एज कि आप उनको सोशल मीडिया की इजाज़त ना दें। लेकिन मेरे जहन में ये बार बार बात आती है कि अब जो है, जैसे कोरोना के बाद से हमने टैब्स और फ़ोन्स पर लोगों को, यू नो, बच्चों को किया कि आप ये भी करें कि आप स्क्रीन से वाकिफ़ कराएं बच्चों को, ये पढ़ाएं, लेकिन हम ये नहीं समझ रहे कि वहाँ से भी स्कूल में इतना ज़्यादा पढ़ाया जाता है डिजिटल इन चीज़ों के ऊपर, इन गैजेट्स के ऊपर,
और वो अभी कंट्रोल नहीं हो रहा। जैसे ऑस्ट्रेलिया और दीगर मुल्कों में बंद कर दिया है वापस, अब वहाँ पर आप नहीं यूज़ कर सकते टैब्स और फोन्स, बट इन पाकिस्तान वी आर स्टिल वे अहेड, वी फार। Right. Absolutely. It is certainly appalling. हाँ, तो हमें उस पर कोई एक्शन लेना चाहिए, हम लेट हैं, क्या चल रहा है? We are very late क्योंकि unfortunately आपने अखबारों में, मीडिया में बहुत ही खौफनाक किस्म के इंसिडेंट्स इस तरह के सुने हैं। The point is कि लॉ तो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो क्या बच्चे फिर भी प्रोटेक्टेड हैं? हमें लग रहा है कि जी बस कानून पास हो गया, एक बिल पास हो गया, एंड नाउ दिस इज गोइंग टू हैपन। आई एम अफ्रेड के बात इससे आगे बहुत बढ़ के है, क्योंकि हमारे बच्चे काफ़ी चालाक हैं, ज़हीन हैं, इंटेलिजेंट कह लें, दे नो हाउ टू ट्रिक यू। जैसे इससे पहले भी आप जब कॉन्टेक्स्ट बिल्ड कर रही थी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हमारे ज़माने में हम किताब के अंदर नॉवल रख के पढ़ लेते थे, अब यहाँ पे यह है कि एक विंडो के साथ दूसरी विंडो खुली है, जैसे कोई पास आया एक विंडो मिनिमाइज की और पढ़ाई वाली विंडो को जो है वो सामने रख दिया। सो इट्स नॉट जस्ट के रूल पास करने से हेल्प हो जाएगी और बच्चे जो हैं किसी हद तक हार्मफुल कंटेंट से भी बच जाएंगे, साइबर बुलिंग से भी बच जाएंगे, ऑनलाइन रिस्क से भी बच जाएंगे, लेकिन जो रोल एक पेरेंट का, एक टीचर का, एक स्कूल का, मीडिया का, ट्रेनिंग हब्स का है, उस और इन्फ्लुएंसर्स विच इंक्लूड्स, मैं उसमें टिकटॉक इन्फ्लुएंस की कतन बात नहीं कर रही हूँ, मैं नेबर्स की बात कर रही हूँ, मैं फ्रेंड्स एंड फैमिली के सर्कल की बात कर रही हूँ कि वो मुसलसल मॉनिटर करें, वो गाइडेंस रखें, वो देखते रहें बच्चों। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव 3 kids एंड ऑफ कोर्स इट इज़, ये जितने भी सोशल मीडियाज हैं ये इतने अट्रैक्टिव हैं, इतने एडिक्टिव हैं कि वी आर विक्टिम ऑफ ऑल ऑफ दी सोशल मीडियाज एज वेल। हम कहते हैं हम चूंकि एडल्ट्स हैं, हमें समझ है, तो हम अगर इसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो खैर है, लेकिन इट स्टार्ट्स फ्रॉम अस, दे आर लर्निंग फ्रॉम अस। महविश, एक प्रॉब्लम है ना, नाउ देयर इज अ डिलेमा, आप कर दें बैन और आप ना बनाने दें। आप बात कर रहे हैं 16 साल से कम उम्र बच्चों की, यानी कि 9th क्लास से नीचे वालों की। अभी ये जो कोरोना के बाद हमने डिस्टेंट लर्निंग के नाम पे ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है, ठीक है, उसमें बच्चों को जीमेल बनाना भी ज़रूरी है, एंड देयर आर सेवरल एप्स जिन पे जाना भी ज़रूरी है, पोर्टल्स हैं, ठीक है ना, व्हाट्सएप का यूजेज है एंड ऑल। हम कैसे बैलेंस करेंगे इस चीज़ को भाई? देखिए, अगर आप अपने बच्चे के साथ दिल का राब्ता रखे हुए हैं, अगर एक फैमिली का आपस में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, यू टेल देम दैट इट्स नॉट जस्ट आई एम नॉट ओनली लिसनिंग टू यू और आई एम नॉट ओनली गाइडिंग और मेंटोरिंग यू बिकॉज इट इज़ आउट ऑफ फियर, या मैं आपको सजा दूंगी और आपको मुझसे इस बारे में डरना चाहिए। डर क्रिएट करेंगे तो वो चीज़ें छुपाएगा। अगर आप हार्ट टू हार्ट बच्चे के साथ कम्युनिकेशन रखेंगे, आप टाइम टेबल बना रहे हैं तो सिर्फ बच्चे का ना बनाए ना, आप टाइम टेबल पेरेंट्स अपना भी बनाएं जिसमें फैमिली टाइम उसका हिस्सा हो, एक 1-to-1 टॉक और कनेक्शन उसका हिस्सा हो, बच्चों का आपस में राब्ता हो और पेरेंट्स और बच्चों का आपस में राब्ता हो। सो इफ आई एम्पावर माई चिल्ड्रन, इफ आई फर्स्ट ऑफ ऑल टेल देम कि ये तुम्हारा टाइम टेबल है बच्चा, और ये मैंने आपके साथ जो मिलकर टाइम टेबल जिसमें आप और मैं इकट्ठे टाइम गुजारेंगे, सो इफ दे हैव दिस कॉन्फिडेंस ऑन मी एंड इफ आई हैव कॉन्फिडेंस ऑन देम, तो वो मुझे चीट नहीं। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जिस एज की आप बात कर रहे हैं, इस एज में बच्चे ने हर चीज़ को एक्सप्लोर करना है, वो इंक्विजिटिव है, वो क्यूरियस है, जिस चीज़ पे आप पर्दा डालेंगे वो उसके लिए और ज़्यादा क्यूरियस होगा। तो आप चीज़ों को अगर फिल्टर करके खुद से उनको बताएंगे, अपने थ्रू उनको बताएंगे, अगर जो मैंने जैसे पहले कहा इन्फ्लुएंसर्स जिसके अंदर स्कूल, मीडिया का, ड्रामाज, मूवीज, आपके नेबर्स, आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं, ये सब मिलके अगर बच्चे को कॉन्फिडेंस देंगे दैट वी ट्रस्ट यू एंड वी नो व्हाट यू आर डूइंग। आपका ध्यान दिलाना है क्विकली, आई डोंट हैव लॉट ऑफ टाइम, बट हमने जो जेंटल पेरेंटिंग है उसको पता नहीं कब तब्दील कर दिया। यस, वी हैव टू बी फ्रेंड्स एंड कम्युनिकेटिव विद आवर किड्स, बट वी हैव टू बी अथॉरिटेटिव एज वेल। वी डेफिनेटली हैव टू। देखिए, बात सिर्फ हम ये कहते हैं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आपने सख्ती से या इंतहाई प्यार से करना है, चेक एंड बैलेंस हैज़ टू बी देयर। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, आप कहें कि नहीं यार ये तो कैटेगोरिकली राइट नहीं है, नहीं, आपको चेक एंड बैलेंस एंड रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट रखनी है। सो फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने बच्चों के लिए उनके रिवॉर्ड में एडमिनिस्टर्ड स्क्रीन टाइम कर देती हूँ और पनिशमेंट में यही है कि आपको स्क्रीन टाइम नहीं मिलेगा।
सो चेक एंड बैलेंस के साथ साथ आपने रिवॉर्ड और पनिशमेंट को अगर अपने टाइम टेबल और उनके टाइम टेबल का हिस्सा बनाएंगे तो थिंग्स वुड बी बदलने के साथ 100% ठीक नहीं हो सकती, बट समवॉट यू कैन हेल्प इट। यू विल नो, या आपके पास लेवल्स होंगे, यू विल बी एबल टू हेल्प योर चाइल्ड। थैंक यू सो वेरी मच महविश फॉर विद दैट। मेरे ख्याल में ये पेरेंटिंग डिफिकल्ट हो गई है, लेकिन दौर बदलने के साथ साथ आपको बच्चों को समझने के लिए अपने तरीक़ाकार को भी बदलना होगा। साशिया, हम एक चीज़ है और वो ये सादिया कि वी आर एंडिंग द शो, लेकिन उससे पहले जब पेरेंटल कंट्रोल और उसकी बात हो रही है, एक और चीज़ जो हुई है और एक ऐसे शहर में जहाँ पे पहले वाक़या हो चुका है, हम ये नहीं कह रहे कि अपने बच्चों को आप, और हम चाह रहे हैं कि इफ़ यू कैन ब्लर इट, इफ़ यू डोंट शो इट, प्लीज़, थैंक यू सो मच। इस तरह की चीज़ें, और शुक्र है खुदा का कि ये शख्स पकड़ा गया है और इसको पुलिस ने पकड़ लिया है। बच्ची भागी, मतलब इतनी छोटे बच्ची, इतने छोटे बच्चों को वो पहले घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और फिर उनको कुछ समझ में नहीं आती कि आगे क्या हुआ है, लेकिन वो शख्स जो है वो आता है, उस लड़की को नाज़ेबा तरीके से टच करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। थैंक्स टू द CCTV कैमरास, थैंक्स टू द बरवक्त कार्रवाई जो इसके ऊपर की गई है, बट अपने बच्चों के साथ साथ ज़रूर मौजूद रहें। लेकिन फिर वही वाली बात कि माँ बाप अपने बच्चों को कहाँ से इस दौर में बचाएं, मतलब इट्स सो डिफिकल्ट, सो मेनी वेज। आई थिंक बचाना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। Because इसी के this साथ is our हम आपसे लेंगे responsibility. इजाज़त, रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।